50 फॉरेन सेक्रेटरी फंसेंगे इसमें झूठ बोलते हुए, 50 आपके फॉरेन मिनिस्टर फंसेंगे, क्योंकि सबने झूठ बोला है। इतना आसान नहीं है ना खोलना। आज ये बोलते हैं हमारे मोदी जी की साहब ये बात गलत थी, हमें मालूम था वो जीवित थे, वटेवर। लोग पूछेंगे ना कि अडवाणी जी ने क्या किया, फिर अटल जी ने क्या किया। उनका स्टेटमेंट था कि हम किसी पार्टी में थे और पंडित जी वहाँ पे थे और जो एम्बेसडर था वो था वहाँ पे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी बात करो इससे, क्या नाम है, रूस के एम्बेसडर से नेताजी के बारे में। तो पंडित जी कहते हैं तुम क्या चंटू खाने की बातें करते हो। सरकारी वकील ने भी ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रैश की कहानी झूठी है। जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है तो अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है। इन्होंने रातों रात पलटा मार दिया। नेताजी की फैमिली की जासूसी होती है। जासूसी सुभाष बोस की फैमिली की, सुभाष बोस के आईएनए के लोगों की, पत्रकारों की, बच्चों की, किसी भी ऐसे इंसान को सुभाष बोस में इंटरेस्ट हो, हर एक आदमी की जासूसी होती थी। गुमनामी बाबा, गुमनामी बाबा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज्यादा डिटेल इसी में आती है। जिनके बारे में कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके बारे में कहा गया वही थे। आप ये कह रहे हैं कि बकौल गुमनामी बाबा अगर सुभाष चंद्र बोस हैं तो 47 के बाद भी वो एक्टिव थे। उन्होंने ये बोला कि ही वाज नॉट एक्टिव और सुपर एक्टिव। उन्होंने बोला कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने दुश्मन की तरह व्यवहार किया मुझसे। ये उन्होंने साफ उन्होंने वर्ड यूज़ किए। रशिया के बारे में डिटेल्स दी हैं, रशिया में क्या होता था, साइबेरिया में क्या होता था, लक्ष्मी पंडित का नाम दिया, उसका नाम दिया, फलाना ढमकाना, वो सब अलग अलग चीज़ है। जहाँ शक हुआ कि सुभाष बोस है वो बंदा घर भाग जाए, वो बदल लेते। लखनऊ के बाद में वो मतलब निमिषारण्य में थे, बस्ती में थे। एक बाबा बैठा यूपी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले तो आपको कमरे में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले जाते हो तो ऐसा नहीं कि उसने डिस्प्ले कर रखा सामान, वो सारी किताबें पढ़ी थी। मरने के बाद जब सामान खोला तो ऐसे सिल्क के कपड़े के अंदर लपेट करके फोटोग्राफ बुढ़े बुढ़िया की किसी की लगा रखी। देखा गया तो नेताजी के माँ बाप, जिस आदमी की अंतिम यात्रा में 13 लाख होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 आदमी है। तो ये तो कहानी है, आधी पूरी कहानी नहीं आपको बताई किसने। वो पूरी कहानी है कि मिश्रा जी ने उसको बोला कि ज़्यादा नौटंकी मत कर, फटाफट बॉडी को फूक, नहीं तो ये बॉडी को लंदन पहुंचा देंगे। आज देखा भाई, हम भी बैठे हैं विज्ञान भवन में, इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ, हमारी भी गवाही हो रही है। देखा तो गवाह नंबर 48 प्रणब मुखर्जी, गवाह नंबर 51 कुंवर नटवर सिंह। जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आई कि ये क्यों नहीं सरकार आपको बोलती है आप निकलें और अपना स्थान ग्रहण करें, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाए। इस देश में सब लोग नेताजी के सपोर्टर नहीं। और अब आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा डिटेल इसी में आती है। जिनके बारे में कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके बारे में कहा गया वही थे कि हाँ लोग उनके दर्शन नहीं, वही थे। बहुत सारे लोग जानते थे कि वही हैं, वही थे। जिनके बारे में कहा गया कि उनकी मौत के बाद बहुत सारे ट्रंक, बहुत सारे संदूक निकले जो आज भी पड़े हैं बिना खुले। देखिए ऐसा होता है कि अगर डालिए प्रकाशित बयान से डालिए, अब आगे पीछे का सब कैंसिल कर दो चीज़। बताइए दी ऐसा ये है, इतना अविश्वसनीय है। और अपने आप को अगर आप उस जगह पे रखेंगे कि ट्रंक निकले फलाना ढमकाना, वो भी अपने आपको फैजाबाद में ले जाएंगे, अयोध्या में ले जाएंगे। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ और को छोड़िए। आप तो बड़े महानों बैठ के मुझसे बातचीत कर रहे हो इस केस में। जब 2001 में पहली बार मुझे याद है हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स में बैठे हुए थे और लोग हमसे मिलने, तो हमने अनाउंसमेंट करी हुई थी कि जिसके पास में नेताजी से जुड़ी कोई सूचना है तो हमको दिया करके, ठीक है। तो अलग अलग लोग, नेताजी के परिवार के लोग आए हैं, कई लोग जिंदा थे और बाकी लोग हमको आके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे। तो मुझे याद है कोई हम लोग बैठे थे तो क्या नाम है, कुछ लोग आके बैठे हुए थे यूपी के, मतलब मुझे बाद में बताया गया। देखिए आजकल का ज़माना भगवान भला करे कि आजकल तो वो ट्विटर फेसबुक और ये मोबाइल फ़ोन आ गया ना। आज के दिन में आप कपड़े देख के नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है दिल्ली के कॉलेज का है कि किसी गांव के कॉलेज का है। अब सभी बराबर एक जैसे हो गए, कपड़े शपड़े पहनना, बात करने का स्टाइल, क्योंकि वो इंटरनेट ने वो दूरियां हटा दी हैं, मतलब बराबर कर दिया, सारे के सारे एक लेवल पे आ गए। लेकिन आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले दिल्ली के लोगों को हवा लगी होती थी तो हमारे कुछ कपड़े अलग होते थे, बात करने के साथ जो बेचारा छोटे शहर से आ रहा है उसकी थोड़ा शक्ल देखने में अलग होती थी। हम लोग भी उसके मतलब शहर के लोग थे, हमारे भी दिमाग आधे ख़राब थे उस टाइम पे। क्या करें, नहीं समझ में आता था कि आदमी की शक्ल देख करके विश्वास करना चीज़ों को, ये गलत भावना नहीं होनी चाहिए। आप शक्ल देख के बात नहीं करते, आप आदमी के तथ्य पे चाहते हैं। तो जब मुझे पहली बार बताया किसने कि ये क्या नाम है, ये कौन है, मैं कहता ये कोई यूपी से आया है, वो कह रहा है कोई बाबा सुभाष चंद्र बोस था, गुमनामी बाबा। तो मैंने वो जो आज वीडियो चल रहा है ना दुलत साहब का, वो जो कुछ बोल रहे हैं प्रॉपर हिंदी में, मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की थी उस टाइम पे सुनने के बाद में कि क्या बकवास है, सुभाष बोस कहाँ से आ जाएगा फैजाबाद के अंदर, ये शक्लें देखें लोग ही बैठ करके। दिस इज हाउ आई फेल्ट, आई वाज रॉन्ग। तो मेरा उस पर दिमाग टोटली क्लोज था। मैं मुझे कोई आजकल जो लोग बैठ रहे हैं, मुझे किसने पूछा थोड़े दिन पहले, बड़े आदमी ने, कि इज़ इट योर बिलीफ यू आर सुभाष बोस, तो मुझे आपका विश्वास है सुभाष बोस थे। मैंने कहा भैया मेरा विश्वास तो भगवान का भी नहीं है अब तो।
किसका बिलीफ क्या होता है, मैं बिलीफ पे नहीं पढ़ता, मेरा कोई बिलीफ किसी चीज़ में नहीं है, मैं एविडेंस पे चल रहा हूँ. सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बिलीफ फॉर मी, इट इज़ अ मैटर ऑफ एविडेंस. इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, वो आप यकीन करो ना करो अलग करने से. फॉर एग्जांपल हमने मुखर्जी कमीशन में गवाही दी, ठीक है, जब ये हमें बुलाया गया एज ए विटनेस के तौर पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा ईगो ट्रिप था. हम नॉर्मल फैमिली से लोग आए हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के. बचपन में पढ़ते थे कि साहब नेताजी पे इंक्वायरी कमीशन बैठी थी, ये वो करके गांधी पे बैठी थी. आज देखा भाई हम भी बैठे हैं विज्ञान भवन में, इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ, हमारी भी गवाही हो रही है. तो गवाह नंबर 50 देखा, तो गवाह नंबर 48 प्रणब मुखर्जी, गवाह नंबर 51 कुंवर नटवर सिंह. फिर देखा प्रणब बाबू आ गए, मीडिया था नहीं वहाँ पे कोई. प्रणब बाबू की हवा खिसकी हुई थी वहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आया आज तक. अब समझ आया मुझे क्यों खिसकी हुई थी. शक्ल लाल और रखी थी बिल्कुल, हाथ कहाँ पर थे बात करते करते कमीशन के सामने. इतना बड़ा आदमी, इतना एक्सपीरियंस, इतना बड़ा देश का, उस भी प्रणब बाबू वॉज अ लेजेंड इवन इन दोज डेज. प्रणब मुखर्जी घबरा क्यों रहे हैं कमीशन के सामने. तो वो नहीं हो, तो वो वहाँ पर लगा. तो उसके बाद ना मुझे टिल दैट टाइम हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स में या जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमने ये प्रूव किया था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई है. एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट गुमनामी बाबा. वी वर ओनली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेन क्रैश एंड द रशियन एंगल, बिकॉज सब लोग ये बोलते थे रशिया मार दिया. वो सब लोगों ने मुझे बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला कि अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है इस पर, सबको पता है पंडित जी ने मरवा दिया रशिया में उसको. कैसे तुम बोल रहे हो आराम से, पंडित जी ने मरवा दिया. उसके बाद में फिर मैं काफ़ी तंग हुआ इसको लेकर के, जब ये कमीशन के सामने गए, गवाही दी. यार इतना बड़ा देश का नेता हमारा, देश के लिए इतना उन्होंने काम किया, उनकी इतनी गंदी मौत हो रूस में जा करके, तो बड़ा पाप है, तो कुछ निकलना चाहिए. तो अब मैं क्या करूँ, मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं, मैं तो कोई मेरी भीड़ नहीं कवर करता. तो मैं तुक्के मारने शुरू कर दिए. तो मैं वो झूठ नहीं बोलता कि मैं को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था कुछ घंटा, मैं तो तुक्के मारे. मैंने जाकर तुक्का निशाने पे लग गया. मैंने जाकर के, जैसे मैं आपसे मिला, आप होम मिनिस्ट्री की बीट फॉलो करते हो, तो आपको पूछा यार ये इस केस के बारे में. उसने कहा मुझे फ़ोन मत करिए, मेरा फ़ोन टैप होता है, होम मिनिस्ट्री वाले फ़ोन टैप करते हैं हमारा सारे के सारा. तो उसको मैंने आपसे पूछा, उससे पूछा, तो उससे करते करते धीरे धीरे मुझे 10 बंदों को ट्राई किया, तो 2-4 ने मुझे बोला कि इसमें कुछ केस में गड़बड़ है, सुभाष बोस वाले केस में कुछ है, इसमें इशू सेंसिटिव है. लोग, मैंने बातचीत की किसी सेक्रेटरी से, तो बात करने से मना कर दिया उसने. फिर मैंने एक और टेक्निक लगाई कि मैंने कहा कि ये जो भी सेंसिटिव सिक्योरिटी वाले, खासकर जो इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं, ये अपनी, हमको तो बताएंगे नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को और खासकर अपने बच्चों को, इनको शायद वहाँ पे कुछ निकल आएगा कि वहाँ. इससे आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा, इसको विजुअलाइज कीजिए आप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, लेकिन सोचो तो है. लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री देश के थे. शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गृह मंत्री थे, ठीक है. तो ही वॉज ऑल्सो रिसीविंग दी, तो ही इज़ नॉट जस्ट कोई कृषि मंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे. गृह मंत्री IB की रिपोर्टें लेता है, इंटेलिजेंस की, ठीक है. और बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि पंडित जी को जो स्ट्रोक हुए थे, तो पंडित जी बीमार हो गए थे, स्ट्रोक हुए थे पंडित जी को. पंडित जी की डेथ से काफ़ी महीने से पहले शास्त्री जी वॉज रनिंग द कंट्री ऑफिशियली. ही वॉज बिकॉज पंडित जी वॉज नॉट वेल बिफोर ही डाइड. उनको 2-3 स्ट्रोक हुए थे, तो तीसरे स्ट्रोक में पंडित जी की डेथ हुई है. तो शास्त्री जी वो आदमी. शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो देश में यही स्टैंड था, नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में. शास्त्री जी ने बात पब्लिकली बोली है, ठीक है. तो ये शास्त्री जी के परिवार ने मुझे बात बताई. तो उन्होंने बोला कि उनकी लड़की ने, शास्त्री जी की लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि इस नेताजी अलाइव, ठीक है, वो प्रधानमंत्री देश के, वो डेस्क पे बैठे हुए. शास्त्री जी could have said that he has died in a plane crash in Taiwan, then why you asking me this question कि he is alive or not? तो जो सवाल पूछा, तो ऐसे बैठ के नहीं, ये देखिए, स्माइल किया, सिर स्क्रैच कर दिया. अब इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है. मेरा कोई जानने वाला किसी रॉ चीफ से बात कर रहा था सुभाष बोस के बारे में, स्माइल करना शुरू कर दिया. व्हाट इज इट हैज़ नो एविडेंशियल वैल्यू बट इट मीन्स दैट समथिंग इन. तो मुझे ऐसे टिट मिलने शुरू हो गए, कुछ लफड़ा इसके अंदर. सिक्योरिटी वाले जो है वो मना कर रहे हैं, IB वाले मना कर रहे हैं, घर वालों को टाल नहीं पा रहे हैं. करते करते तुक्का मेरा लगा किसी से, वो तुक्के के साथ में मैं किसी टॉप लेवल के बंदे के पास पहुंच गया. तो किसी से बंदे से आपसे लगा, और आपका उस लिंक्स बंदे से, वो जो फाइल वगैरह सब देखी हुई थी. तो वहाँ पे वो कन्वर्सेशन हुई. वो मैं अगेंस्ट ही कोई एविडेंशियल वैल्यू मैं प्रूव नहीं कर सकता, तो मैं सुना रहा हूँ, कहानी है, एनेक्डोटल है. अब मारो गोली, ये मेरे लिए एविडेंस नहीं है, बट कहानी सुन लीजिए. तो वहाँ, बट दिस इज हाउ आई केम इनटू द गुमनामी बाबा स्टोरी. मेरा कोई गुमनामी बाबा में जाने का कोई मेरा, मैं तो गाली दे के भगा देता बंदों को.
तो वहाँ पे ये निकला कि उसने पूछा भी आप देख रहे हैं अंकल आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान टाइम में सुभाष बोस की डेथ को लेकर। हाँ देखा, सब बकवास है, कुछ नहीं है इसके अंदर, वी हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ा है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। जबकि जो हमने डाला था एसटी में बहुत था उसके अंदर। उसने कहा कुछ नहीं है इसके अंदर, हमारे पास बहुत माल पड़ा हुआ है। तो ऐसे बात हुई करते करते करके उसने कहा कमीशन, कहता कमीशन कमेटी आई वॉश है, ये वर्ड यूज़ किया, आई वॉश वर्ड यूज़ किया। और उस बात करते करते आगे बढ़ी तो क्या अंकल मर गए थे प्लेन क्रैश में, वो क्या, उसने छूटते आंसर दिया, करे इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर तुम उसे क्यों मारते हो, वो रूस निकल गया था, वी हैव रिकॉर्ड्स। अब यहाँ तक तो वो जो बात कह रहे हैं ऐसी बातें और लोगों ने मुझे बोली थी कि रूस में थे, गवर्नमेंट को पता है, लोगों ने ये बात पब्लिक एलिगेशन लगा, रिकॉर्ड पे लिखा हुआ। एक व्यक्ति थे मुझे मिले थे चेन्नई में, मैं राधा कृष्ण जी के घर के सामने गई था, उनके लड़के बड़े इतिहासकार थे, देश मंत्रालय में थे। तो उसने बोला मेरे नाना जी, हम लोग साथ घर मेरा ही है, मेरे नाना जी का घर है जी, ये राधा कृष्ण रोड है, ये राधा कृष्ण जी का घर है, उनके गोपाल यहाँ रहा करते थे उनके लड़के, और ये सातवाला घर मेरे नाना जी का, और नाना जी मेरे इनके दोस्त थे, और ये बात उनको ही मालूम है कि ये राधा कृष्ण सुभाष बोस को देख कर आया रशिया के अंदर। तो ये बड़ी, अभी की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन सब लोग बोलते हैं। तो उसमें तो यहाँ तक तो वो इट वॉज मेकिंग सेंस, तो सडनली उसने ट्रैक चेंज करके बोलना शुरू कर दिया और मेरे होश उड़ गए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कांट से पब्लिकली बिकॉज दे वेरी एक्सप्लोसिव, आई मीन आई वोंट बी एबल टू प्रूव एनीथिंग एंड आई विल बी इन डीप शिट। तो वो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985, हम उनसे 1985 तक उनके टच में थे, हमारे पास सब रिकॉर्ड पड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मिनट्स पड़े हैं उनके साथ में डिस्कशन के। मैंने कहा साले क्या बोल रहा है, 85 में सुभाष चंद्र बोस तो मर गया, 47 में 50 में, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सुभाष बोस हम जब देखते थे वो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने की, वो कह रहा जी 85 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, हमारा टाइम है भैया, हम जाके देखा थे। पहले तो मेरी खोपड़ी ठनकी, मैंने कहा यार क्या बकवास, मतलब आई नेवर, द सोर्स इज वेरी रिलायबल। मैंने कहा ये उम्र कितनी सुभाष, मुझे तब तक रियलाइज नहीं सुभाष बोस की एज कितनी थी, मतलब बाद में मालूम चला, मैंने फिर ढूंढना शुरू किया, मैंने कहा जी एज क्या उस आदमी की, फिर पता लगा कि नेताजी तो 85 में 88 साल के होते सिर्फ। सुभाष बोस सरदार पटेल से 22 साल छोटे थे, बहुत ही, गांधी से 28 साल छोटे थे, मुरारजी भाई से 1 साल छोटे थे, मुरारजी भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर बना 77 में, पंडित जी से 9-10 साल छोटे थे, तो उनका एज ग्रुप में सेम नहीं थे, छोटे थे काफी, छोटे थे। तो बायोलॉजिकली इट इज पॉसिबल टू फॉर हिम टू बी ऑफ दैट एज। उसने कहा जी वीवर एंड ऐसे बातें बोली, मेरा खोपड़ी, मेरे को तो नींद उड़ गई 4 दिन तक। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है इतने ये बातें, बट उसने नाम नहीं बताया, गुमनामी बाबा। उसने बोला वी वर इन टच विद देम अंटिल 1985। तो 85 का लिंक मैंने पकड़ा। मुझे याद है कि हमको एचटी में किसी ने, हम लोगों ने ईमेल लिखी थी, उसमें से एक ईमेल मुझे मिली थी, उसने 85 वर्ड यूज़ किया था। आई वेंट बैक टू दैट थिंग, उसको पुल तो वो जाके देखा तो कोई इंद्रनील बनर्जी नाम का व्यक्ति ने मेल लिखा था कि नेताजी हमारे साथ थे 85 तक। आई कॉल्ड हिम, तो ही इज़ डॉक्टर इंद्रनील बनर्जी। ही सेड कि आई हैव नॉट रिटन, माय फादर हैज़ डॉक्टर प्रियव्रत बनर्जी। मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत की तो ही केम अक्रॉस एज ए डिसेंट सोफिस्टिकेटेड नॉर्मल पर्सन, जैसे डॉक्टर होते हैं तमीज़ से बात करे और समझते थे। डॉक्टर साहब से मैंने बात की, मैंने डॉक्टर साहब ये आप क्या कहते हैं, वो गुमनामी बाबा की बात है, ये हमारे साथ है, हम मेरी फैमिली को एक्सेस था, हमने देखा, मेरे पिताजी भी गए थे उनसे मिलने, मेरे पिताजी ने सुभाष बोस को देखा हुआ था करके। मैंने फिर उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए उनको पूछा डॉक्टर साहब को, मैंने जस्ट टू टेस्ट वेदर ही इज़ बीइंग ट्रूथफुल और नॉट, कि हाइट, उनका हाइट क्या था गुमनामी बाबा का। तो उन्होंने बोला 5 फुट, ऐसे उन्होंने बोला 8 इंच क्या, ऐसा उन्होंने बोला 5, मतलब नापा तो नहीं होगा लेकिन उन्होंने ये रेंज बताया। मैंने कहा नेताजी तो 6 फुट के थे। उसने कहा नहीं होगा सुभाष बोस, क्योंकि ये तो मेडिकल साइंस है, तो आप सुभाष बोस तो हाइट तो मैं नहीं कम कर सकता ना। तो ऑब्वियसली ही वाज करेक्ट बिकॉज नेताजी वाज अराउंड दैट हाइट, आई मीन ही वाज अराउंड 5'10" 5'9", वो 6 नहीं थे, ही वाज नॉट 6 फुट टॉल। हबीब रहमान वाज 6 फुट टॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस जमाने में 5'10" भी बहुत लंबी हाइट मानी जाती थी। और तो द ओनली थिंग आई कुड टेक आउट कि दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग अ लाई। उस दिन के बाद से लेके आज तक मैं और मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष और बाकी मेरे और दोस्त शायंतन हो गए, बाकी जितने लोग जो मेरे दोस्त हैं, हम लोग यूपी में अलग अलग जगह जहाँ जहाँ वो नमी बाबा जिनको मिलते हैं उनसे, उनके जो फॉलोवर्स थे जो उनसे मिले थे या जो उनके कनेक्शन में आए, एक बार के लिए आए, हम उनसे मिलते आए, ठीक है। और उनको मैं 1 साल 2 साल 3 साल जो चले गए तो चले गए, डॉक्टर साहब नहीं रहे, प्रियव्रत जी चले गए डॉक्टर साहब, तो लेकिन
कलकत्ता में और लोग हैं, विजय बाबू हो गए या जो भी गुमनामी से जुड़े हुए आते थे, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जैसे फैजाबाद में जैसे अशोक टंडन जी हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, पहले उन्होंने नाम लिया। वी एन अरोड़ा जी थे जो उनसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन टंडन जी की वजह से पूरा केस खुला था। पत्रकार थे, उनसे बातचीत की। अब उनको मैं पिछले 20-25 साल से लगातार जानता हूँ। मैं आपके सामने आकर के एक दिन में एक पॉडकास्ट में अगर मान लीजिए मुझे बोलने का तजुर्बा है तो मैं आपको उल्लू बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे अगर 20-25 साल तक लगातार जानते हो, मुझसे बातचीत कर रहे हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये बंदा कन्विक्शन से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक तो मेरा क्लियर है कि ये सारे के सारे लोग, चाहे हमारे उस ज़माने के पत्रकार बंधु हों, अपने टंडन जी हों या अपने अरोड़ा सर हों, अरोड़ा साहब हों, या फिर अपने वो लोग जो भगवंत जी के गुमनामी बाबू के कॉन्टैक्ट में थे, बनर्जी फैमिली हो या कलकत्ता में विजय बाबू हों, अभी सुनील मामा चले गए वो हों, और लोग हों, जितने लोग हों, इसमें से कोई भी आदमी झूठ नहीं कह रहा। दे मे बी रॉन्ग, बट वो उनका झूठ बोलना या झूठ बोलने का मोटिव उनका नहीं। ही इज़ बीइंग ट्रूथफुल। दुर्गा प्रसाद पांडे झूठ नहीं कह रहा। ही मे बी रॉन्ग, he may have made a mistake in identifying Subhash Bose, but he's not telling a lie. उसका कोई मोटिव झूठ बोलने का और इन सभी को विश्वास था। नो, विश्वास नहीं, उनका विश्वास होने का, जिनसे हम मिल रहे हैं नहीं, उसमें से कई शक्लें देखी है ना, तो उनका विश्वास नहीं, वो शक्लें देखी तो वो जो जैसे बात मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो अभी तक यहाँ तक पहुँचे वो रूस चले गए, वो किसी काल में किसी साल में वापस लौटे इंडिया, वो बताऊंगा आपको मैं। लेकिन पहले बता रहा हूँ कि मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं स्टेज पर कैसे पहुंचा। मैंने कहा इतने लोगों ने देखा, मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं हूँ। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन की थी 85 में। आज के दिन में आपको क्या लेना देना कि आप उससे बातचीत हुआ? अभी भी उठ करके मैं टंडन जी को फ़ोन करूँगा, 4 घंटे बात करते रहेंगे, जोश है इस उम्र में भी। तो उसमें ये होता है कि वो आदमी झूठ नहीं कर रहा, उसमें जैसे मेरे इमोशन है उसकी भी इमोशन है, आपको सेम तरीका बात करने का दिखाई देगा, क्योंकि कन्विक्शन से आ रहा है अंदर से बात। उसी तरीके से वो जो लोग हैं बनर्जी फैमिली, आज के दिन में बात करो वो वैसी बात करते हैं। और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका कई लोग मोटिव क्या होता है। जैसे मैं एक अलग टॉपिक पे जा रहा हूँ। मुझे याद है मैंने BBC में बहुत पहले फिल्म देखी थी, किसी विदेशी चैनल में, शायद BBC होगा, पुनर्जन्म के ऊपर, ठीक है। तो पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने अलग अलग केस उन्होंने ले रखे थे, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ना झूठी कहानियां गढ़ देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ गरीब घर का, तो वो क्लेम करेगा कि मैं पिछले जन्म में उस अमीर घर का बच्चा हूँ। तो उन्होंने केस दिखाया था यूपी के अंदर की कोई लेडी थी, शी वॉज फ्रॉम वेरी रिच फैमिली एंड शी यूज्ड टू गो टू अ झुग्गी झोंपड़ी कि मेरा पिछला जन्म यहाँ का। कहते ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? उसे कोई मतलब नहीं है, वो किसी अमीर घर में पैदा हुई है, लेकिन वो झुग्गी झोंपड़ी वाले बोलते कि ये मेरे पापा पिछले जन्म के। तो इस तरीके से ना वहाँ पे किसी को मोटिव नहीं है। और यहाँ पे खाते पीते अंग्रेजी बोलने वाले लोग, आपको ये समझना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में 60-70 साल से ऊपर की लेडीज अंग्रेजी नहीं बोलती हैं। अगर फैज़ाबाद जैसे शहर में कोई लेडी जिनकी एज अगर आज जीवित होती तो 100 क्या मतलब 90-95 साल होती कम से कम, अगर वो अंग्रेजी में बात कर सकती है तो बेवकूफ़ तो नहीं है ना वो, मतलब पढ़ी लिखी लेडीज़ है। कलकत्ता तो कह रहे उधर शहर है बड़ा, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग कई विदेश में रहते हैं, वहाँ के पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उनका झूठ बोलने में कोई मोटिव नहीं है ना। क्यों झूठ बोल रहा है? क्या उनको मिलेगा मेल वगैरह? बहुत सारे केसेस जो मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता बिकॉज उनको बाहर निकालने का मतलब नहीं है। कोई लेडी बैठी है फॉरेन कंट्री में, बहुत अमीर घर की फैमिली लेडी है, शी इज़ लाइक 87-88, शी इज सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस केस कि माई फादर यूज्ड टू मीट हिम, व्हाई शी इज टेलिंग अ लाई एट दिस एज। क्या उसको क्या मिलेगा उस उम्र में झूठ बोल के? वो यहाँ रहती है, वो फॉरेन में रहती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक कहानी हुई थी, अगेन ये एविडेंस नहीं है ना, मैंने किताब में मेंशन किया। लोग मिलने जाते हैं, एक फैमिली जाती थी, 2 बच्चे थे, बच्चे बहुत नटखट थे, छोटा वाला। उसने नॉर्मली प्रोटोकॉल था कि आप बात कर रहे हैं और ये गुमनामी बाबा ने पर्दा लगा रखा है, वो पर्दे के उस पार है, आप पर्दे के इस पार है। ज़्यादातर लोगों ने शक्ल देखी नहीं, ज़्यादातर लोगों ने, कईयों ने देखी है। वो बच्चे ने जाकर के पर्दा खींच दिया एक दिन में उठा करके, बड़ी उसके फिदर शक्ल दिखा दी। उसके फादर को झाड़ पड़ी कि तुम्हारा बच्चा ये करता है, इसको संभालो करके। दैट बच्चा टुडे इज़ अ सीनियर IPS ऑफिसर। Why do you think he will tell me a lie? Why do you think somebody who is a top level CA in this country will tell me a lie कि मैं पब्लिकली नहीं आ सकता क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मेरे बिजनेस है, ये है वो है, लेकिन मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी उनके पास में जाया करते थे। Why would बिक्रम सिंह, डॉक्टर बिक्रम सिंह, you interview him ना, अपने DGP पुलिस? बिक्रम सिंह जी के डैडी जाया करते थे वहाँ पे। वी बिक्रम सिंह ओपनली सपोर्ट्स ऑन दिस थिंग। सो देयर मल्टीपल पीपल, कई लोग पब्लिक में, कई लोग नहीं आए।
ऐसे लोग अलग अलग जगह पे वो सब लोग क्यों कह रहे हैं कि वो आदमी वो था, ये उड़न तस्सी वाली कहानी नहीं है। तो ये कहानी है कि इसमें इस तरह का, तो मुझे वहाँ से होमलेसनेस इंडिकेशन मिला। उसके बाद से मैंने अब चंद्रचूड़ घोष मेरा कोई लंगोटिया दोस्त नहीं है, उसके दादाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नेताजी के साथ में थे, लंदन में था पहले, अभी पढ़ा लिखा मित्र है तो यहाँ दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा नहीं है। उसने करा, मेरा दोस्त दूसरा शांतन है, वो कंपनी का बड़ा अफसर है, उन्हें क्या झूठ बोलने का मोटिव है? हम सब लोगों ने ठोक बजा करके उन्हीं लोगों से बार बातचीत की। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज सिंपल, बिलीफ नहीं है। देर आर 3 रीजन्स फॉर विच यू सपोर्ट द गुमनामी बाबा थ्योरी, कि गुमनामी बाबा सुभाष बोस के तीन मोटे मोटे कारण है। पहला कारण, देयर इज अ क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस दैट ही वाज नेताजी, वो जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ। क्रेडिबल, उसका मतलब ये है ऐसे लोग जिनका झूठ बोलने का मोटिव नहीं था, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया सुभाष बोस। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवित नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता से लोग आते थे, एक पवित्र मोहन राय जो INA इंटेलिजेंस सर्विस का आदमी था, उसका झूठ बोलने का मोटिव नहीं है। लीला रॉय एज अ फिगर, अगर वो कांग्रेस पार्टी में होती तो उसके नाम की 50 रोड्स होती इस देश के अंदर, लेकिन उनकी है पार्लियामेंट में फोटो है, मनमोहन सिंह ने लगवाई थी। तो आपको पता है कि अगर पार्लियामेंट में फोटो लग रही है और आप कांग्रेस के नहीं हो तो कुछ ना कुछ आपने बहुत बड़ा देश के लिए काम किया होगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश में पुराने ज़माने में, जो गोलियां चलाते थे, वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, क्योंकि गोली चलाने वाला काम ऊपर के लोग नहीं करते, ठीक है। तो लीला रॉय वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ दैट लेवल, बट द ओनली इशूज़ कि उनके ग्रैंडफादर वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज के दिन में दिल्ली में अगर आप किसी का बाप अगर SHO होगा तो उस इलाके का राजा होगा लड़का वो। मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उस लेडी की जो सुभाष बोस से 3-4 साल छोटी थी मुश्किल से। उनके फादर भी राय बहादुर थे, वो उस फैमिली से निकल के आती थी, वेरी गुड लुकिंग, फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, फर्स्ट इंग्लिश MA इन फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी। और ढाका का आज के ढाका से कंपेयर मत करना, अभी ये सब बर्बाद हो गए हैं, वो ज़माने में अब उनका मतलब भी कुछ और था इन शहरों का। उस तरह के लेवल के सोफिस्टिकेटेड लोग, एंड लीला रॉय इन पर्टिकुलर, जो सुभाष बोस को टीनेज ईयर से जानती थी। मुझे एक नेताजी के भतीजे ने बात बोली जब मैं उसका आके रिपोर्ट किया, मैंने कहा सर देखो ये मैं देख कर आया हूँ, ये आदमी है, इसका नाम निकल के आ रहा है। तो उसने मुझे एक बात, उन्होंने मुझे, प्रदीप बाबू ने साहब बोली कि आई कैन अंडरस्टैंड कि पवित्र मोहन रॉय ये आदमी ये गलती कर रहा है, लीला आंटी कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि उनके लेटर्स में जो एक्सपीरियंस, लीला रॉय वाज अ फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन सुभाष बोस, जो उनके लेटर्स वहाँ से मिले हैं फैजाबाद से, वो क्या लेवल की बातचीत चल रही है। सम ऑफ थिंग्स वी विल नॉट डिस्क्लोज, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज कि उस तरह तो वहाँ पे निकल के आ रहा है। तो मुखर्जी ने भी एडमिट किया कि देयर इज अ आई विटनेस अकाउंट विच इज क्रेडिबल, people and especially those who have seen Netaji and seeing this man, they identified this man as Subhash Bose. Number 1. Number 2, जो गुमनामी बाबा के कागज घर से निकले, करस्पॉन्डेंस उसकी यहाँ से यहाँ पे, और जो पुलिस ने सीज किया, कोर्ट ने डाला, वो कोर्ट के थ्रू गया, वो मैच कर रहा। मुखर्जी भी बहुत डिटेल में नहीं गया अंदर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन कैश कैसे घटा था, प्लेन कैश की कहानी कैसे प्लांट की गई, वो सारी बातें भी उन्होंने बताई। उन्होंने गुमनामी बाबा ने बताया कि वो भागे कैसे थे। अब ये कहानी लोगों को समझ में नहीं आएगी कि सुभाष बोस, जिसको लोगों ने साइगॉन शहर में 17 अगस्त की शाम को देखा जहाज में चढ़ते हुए, तो रशिया कैसे पहुंच गया, तो ये बताना मुश्किल होगा। मैं आपको बाद बताऊंगा कि वो भागे गए, वो कैसे बताया। भगवान जी ने बताया, गुमनामी बाबा ने बताया वो कैसे भागे। गुमनामी बाबा को भगवान जी भी कहते थे, भगवान जी ही कहते थे, गुमनामी बाबा तो मीडिया ने नाम बाद में नाम, हाँ, तो उनका नाम भगवान जी था, उनका पब्लिक भगवान जी बोलती थी जो मिलती थी उनसे। तो वो रशिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने दुश्मन की तरह व्यवहार किया मुझसे। ये उन्होंने साफ वर्ड यूज़ किए। रशिया के बारे में डिटेल्स दी हैं, रशिया में क्या होता था, साइबेरिया में क्या होता था, लक्ष्मी पंडित का नाम लिया, उसका नाम लिया, फलान ढमकाना, वो सब अलग अलग चीज़ें। तो ये करते करते, और जब मेन प्रॉब्लम जो अटकी थी 2003 में, जब मुखर्जी की रिपोर्ट आई है 5 में क्लियर हो गया था उसमें, कि मुखर्जी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा 2005 में कि ये एविडेंस तो मैच कर रहा है, आई विटनेस मैच कर रहा है और डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक, की हैंडराइटिंग और DNA की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही। सो देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस, दिस मैन इज नेताजी। तो लोगों ने इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया कि वो रिजेक्ट कर दी थ्योरी। उसने कहा कि देयर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस, दैट मीन्स कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट तो है, डॉक्यूमेंट्री भी है, लेकिन DNA और हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहा। अब मुझे 2003 में मुझे लोगों ने बताया था कि यहाँ कुछ झोल हुआ है बीच में रिपोर्टों में, कि गवर्नमेंट पहले दिन से कोऑपरेटिव नहीं थी। गवर्नमेंट तो कोऑपरेट कर नहीं थी कमीशन के सामने, इनका तो इरादा था नहीं केस खोलने का। तो किस बात, तो अब चक्कर है मुखर्जी की मजबूरी, वो कैसे रिपोर्ट प्राइवेट रिपोर्ट किसी एक्सपर्ट को दे दे, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स को रिपोर्ट दी है।
तो वो करते 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 बाद में, तब तो खैर बात नहीं, लेकिन 2011 के बाद जब हम जस्टिस मुखर्जी से मिले, उन्होंने साफ हमको बोला कि इन्होंने धांधली करी है रिपोर्टों में, और मुझे स्पेसिफिकली फ़ोन आया था कि डीएनए मैच हो गया। ओह, और बाद में रिपोर्ट में इन्होंने कुछ और लिख दिया। अब जाकर के हमने जो अपनी खासकर किताब जो नहीं लिखी है उसमें हमने क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ओपन एंड शट केस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हैंड राइटिंग की बात करता हूँ। हैंड राइटिंग और ये कभी फ्यूचर में लोग अगर लड़ेंगे, बहुत से यहाँ समझदार लोग पैदा हो गए हैं जो दो चीज़ें पढ़ करके डिबेट करना चाहते हैं, तो कल को अगर कैसा आएगा तो मैं पूरा सेशन करने को तैयार हूँ हैंड राइटिंग पर, डीएनए के उसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्ड चीज़ें, पर मैं आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सरकारी रिपोर्ट है एसके मंडल की, ठीक है। आप इतना बड़ा केस हैंडल कर रहे हो, लोग का दावा है कि आदमी सुभाष बोस हो सकता है, ठीक है। आपको मुखर्जी कमीशन ने रिपोर्ट टेस्ट करने को बोली, हैंड राइटिंग इंग्लिश में, बांग्ला में, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव सम रीजंस फॉर, कुछ रीज़न देंगे ना क्यों आप, क्योंकि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या करता है, हैंड राइटिंग होती क्या लोगों को पता नहीं है। हैंड राइटिंग होता क्या कि मेरा ब्रेन सिग्नल भेजता है और मैं ऐसे अपने सिग्नेचर करता हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि अनुज अपने पैर से, तो मेरा पैर भी वही काम करेगा, वो मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि सिग्नल मेरा ब्रेन से आ रहा है। तो जब तक मेरा ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग 17-18 साल की एज के बाद में वो बदलेगी नहीं। सिर्फ बुढ़ापे के साथ में आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। ये काम एक्सपर्ट्स का पकड़ना होता है और एक्सपर्ट डिपेंड करता है कौन कितना बड़ा एक्सपर्ट है। कई बार गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग आप मैच करेंगे सुभाष बोस से, वो मिलती नहीं है विजुअली। क्यों? क्योंकि ये आदमी 87 ईयर्स ओल्ड है, ये आदमी 23 साल का है, तो ऑब्वियसली। लेकिन वो एक्सपर्ट पकड़ लेगा कि जब वो सी लिखता है कलकत्ता का तो कैसे सी का डॉट बनाता है, या वो ऐसे कैसे करता है, ऐसे कर, तो उनके तरीके होते हैं, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा। तो मंडल साहब ने कोई रीज़न नहीं दिया कि हैंड राइटिंग क्यों मैच नहीं कर रही। वो कहा जी ये सुभाष बोस की हैंड राइटिंग नहीं, कहानी खत्म। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यूएस में गया लेक्चर के लिए, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे टेस्ट करवाओ इनके डीएनए और हैंड राइटिंग। मैंने कहा जी डीएनए तो हमारे पास में है नहीं कुछ, हैंड राइटिंग का टेस्ट करवा लो, यहाँ पे मिलता है एक्सपर्ट, पर बंदा ढूंढो और बंदा कोई अच्छा चाहिए हमारे को। तो उन्होंने 5-7 बंदों को शॉर्ट लिस्ट करके एक बंदे को लिया। हम बीच में नहीं पड़े। कर्ट बैकेट साहब टेक्सास में रहते हैं, ह्यूस्टन के पास होंगे, नहीं डैलस के पास में होंगे। तो उनको हायर किया और उनको हमने हैंड राइटिंग सैंपल दिए नेताजी के इंग्लिश में, और उनको बंगला नहीं आता, तुम बंगला हटा दी वहाँ पे, और उनको हमने नहीं गुमनामी बाबा के इंग्लिश के सैंपल दिए ना। उसने 45-46 पन्ने की डिटेल रिपोर्ट में पूरा एग्जाम्पल बना बनू के बोल दीजिए सेम आदमी है, मैं किसी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। बाद में किसी चैनल में प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, मंडल साहब को भी नहीं आता भैया, थ्रू द मीडिया कि आ जाओ शाम को मैदान में आ जाओ, और हाँ कर्ट साहब आएंगे टेक्सास से। मंडल साहब तो नहीं आए एज एक्सपेक्टेड, लेकिन कर्ट साहब ने आकर के टीवी की बाइट भी दे दी, वो मिल जाएंगे यूट्यूब में। उसने कहा जी सेम आदमी है, आए। तो फाइनली जो है राइटिंग का सैंपल भी मिला दिया। हाँ, मतलब और भी कहानियाँ हैं इसमें, मैं अभी और भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हैंड राइटिंग का हाल है। दूसरा, डीएनए के अंदर भी अलग अलग कहानियाँ हैं। उसमें एक मोटा मोटा याद रखना, नेताजी को लेकर के मैंने जैसा बार ये बोला कि सरकार हॉस्टाइल है। सरकार का मतलब इंडिविजुअल हॉस्टाइल नहीं है ना। सुभाष बोस की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो सिस्टम में और खासकर जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की, और वो नेताजी को पसंद करते हैं। तो हमारे आदमी हर जगह बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं हमारे को। तो करते 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 एक बार हमारी ना ये जो रिपोर्ट आई थी CFSL कैलकाटा से आई थी नेगेटिव। तो डीएनए में प्रॉब्लम ये आई कि हमारा आदमी निकला है अंदर उसी लैब में जहाँ टेस्टिंग। उसका कहा देख खोल के बता फाइल में क्या लिखा। तो उसने फाइलें खोली, हमें बताया कि इसमें गड़बड़ हुई है। हमको उसने बोला कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम RTI के, क्योंकि ये लैब गवर्नमेंट के अंदर आती है, आप इसकी इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम की कॉपी मंगाओ और उस इलेक्ट्रोफेरोग्राम को आप किसी फॉरेन कंट्री में चेक करो। मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी, मुझे क्या पता इलेक्ट्रोफेरोग्राम क्या होता भैया, हमको तो साइंस के टर्म्स हैं। तब पता लगा कि ये कौन सी चिड़िया इलेक्ट्रोफेरोग्राम। होता क्या है कि ये जो डीएनए टेस्टिंग कम से कम जो आज से कुछ पहले तक होती थी, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जीनोम एनालाइजर। उसमें आप सैंपल डालते हैं, आप अपनी उंगली नहीं डालेंगे बिकॉज आपकी उंगली जाएगी तो आपका डीएनए चला जाएगा। तो उसमें रबड़ के लगा के हाथ में ना, वो मशीन आपको सैंपल को स्कैन करेगी, जो भी मतलब उनका टर्म्स है। अब वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा, डाटा, तो उसको रॉ डेटा कहते हैं, या इलेक्ट्रोफेरोग्राम एक्सरे की तरह। तो ये बेसिकली ये निकलता है और ये आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी रीडिंग करता है एक्सपर्ट, और जो रीडिंग करके लिखता है उसे कहते हैं डीएनए रिपोर्ट। दुनिया में कोई भी ढंग की लैब चले जाओ, उसमें आपको डीएनए की रिपोर्ट में इलेक्ट्रोफेरोग्राम लगाया जाता है ताकि आप चेक कर लो कि भी किसमें ये है कि अच्छा। तो CFSL की रिपोर्ट में वो चार्ट नहीं था जो उन्होंने मुखर्जी कमीशन, सिर्फ रिपोर्ट थी। सिर्फ रिपोर्ट में आपने कश्यप साहब ने लिख दिया कि साहब ये तो मैच नहीं कर रहा, ये फलाना ढमकाना। उसके बंदे ने हमें बताया कि इसने अंदर कुछ धांधली करी है।
आप ये मंगा करके RTA से इनको वो दो, ठीक है। अब एक बड़ी मशहूर कहावत है भारत में कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अगेन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं कि जहाँ गड़बड़ी करनी हो DNA की रिपोर्ट में, लोगों के दिमाग में फितूर है कि DNA की रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती। ये किस बेवकूफ़ ने आपको बोला है? हिंदुस्तान में क्या पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे हनुमान जी का आधार कार्ड लोगों ने निकाल दिया। आप किस खेत की मूली की बात कर रहे हो? एक नंबर के चोर बैठे हुए हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं दिल्ली के, बड़ी जगहों के, CFSL के, पैसे रिपोर्टें चेंज करी है DNA की नकली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था कि बंदा रेलगाड़ी में मर गया था, ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर में है। डेथ कैसे प्रूव की? CFSL की रिपोर्ट निकाल दी कि DNA की रिपोर्ट है ये बंदा मर गया। कि आपको पता रेलगाड़ी के जब एक्सीडेंट होते हैं ना, गाड़ी की कैपेसिटी होती है 50 आदमी की, बैठे हैं 400 आदमी। जब वो टक्कर हुई तो शरीर के परखचे उड़ गए, किसी की टांग, किसी का हाथ मिल रहा, किसी को, तो उसने किसी के हाथ पैर से DNA टेस्ट करा के लोग बताते हैं कि बंदा वो था। तो वो रिपोर्ट निकली तो उन्होंने उस रिपोर्ट से प्रूव कर दिया। उसके माँ बाप को मिला कंपनसेशन, बहन को मिल गई नौकरी रेलवे की। 10 साल के बाद में जो बंदा मर चुका है उसने बैठ के अपना फेसबुक में अपना फ़ोटो चेंज कर दिया, धर लिया उसको CBI के अंदर ने। या ऐसे ऐसे केसेस कि कैसे ये लोग रिपोर्टें चेंज करते। बेसिक चीज़ निकल के आ रही है कि आप इलेक्ट्रोफोरगम को गोल कर दो या उसमें छेड़छाड़ करो और वो पकड़ी जाती है। हमने सूचना के अधिकार में सरकार 3 बार अलग अलग लोगों से, अपना नाम हम लेंगे तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, हम उन दोस्तों को बोलते हैं कि तू फाइल कर, तो उसको हमने अलग बार 3 बार हमने सूचना के अधिकार में इलेक्ट्रोफोरगम मंगाया। ना प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आस्क एनी इंटेलिजेंट पर्सन, स्पेशली अगर कोई बंगाली आपके रहता है पड़ोस में, उसको पूछना गुमनामी बाबू कौन है, बोले सुभाष बोस नहीं था, वो तो DNA टेस्ट में रिपोर्ट आ गई है। और ये बेचारे बड़े साइंटिफिक लोग होते हैं, बंगाली पढ़े लिखे होते हैं, तो ये लोग दे डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस ऑफ नॉन साइंटिफिक स्टफ। तो गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है ना? सरकार तो बोलती है मर गए प्लेन क्रैश में। अब यूपी में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं 1.5 लाख बाबा, मेरी बला से बाबा बाबा यहाँ जा वहाँ जा, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है मेरे को उसकी ज़िंदगी से। हमने उनसे सूचना के अधिकार में बोला जी आप हमको ये जो रिपोर्ट आपने CFSL कलकत्ता ने जो मुखर्जी कमीशन को दी थी, ये रिपोर्ट हमारे पास पड़ी, रिपोर्ट है पूरी, वो निकाल ली हमने उनसे से। वो एक कागज़ का टुकड़ा जो उसमें जो आपका चार्ट है ना इलेक्ट्रोफोरगम, वो आप हमको दे दो। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर नहीं दे। तो उन्होंने पहली बार में आंसर दिया कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल किस बात का भैया? बाबा है तो कौन सा बाबा बैठे 50 बाबा, कौन सा वो, हमें क्या फर्क पड़ता कौन सा बाबा बैठ करके, वार्ड में क्या बाबा, कोई उसका ना आगे ना पीछे कोई। तो उसने फिर दूसरी बार फाइल करी तो उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रोफोरगम इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, पहले में कहा कॉन्फिडेंशियल है, दूसरी बार फाइल किया, कहता है नॉट अवेलेबल। इसको लेकर बवाल मचा। इसमें हम चैनल मैंने शुरू हुए थे और ये दिस इज एग्जैक्टली बिफोर कोविड ब्रेक। वो कोविड ने ये स्टोरी खराब कर दी हमारी, वो बिल्डअप होना शुरू हो गया था। कहते जी वो अवेलेबल नहीं है। बाद में मुझे 2 घटनाएं घटी, अगेन इसका प्रूफ नहीं है लेकिन मतलब मैं आपको बताता हूँ। मुझे 2 खबरें मिली, एक तो मुझे डायरेक्टली मुझे किसी पत्रकार ने बताई, एक दूसरा मुझे इनडायरेक्टली बताई। एक जर्नलिस्ट कलकत्ता की, CFSL का ऑफिस कलकत्ता में ही है स्टार्टिंग से, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पहले IBM में आई थी, अभी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो वो CFS जब ये खबर मीडिया में आई कि इलेक्ट्रोफोरगम अवेलेबल नहीं है, मीडिया बवाल मच गया कि छुपा रहे हैं। तो एक पत्रकार वहाँ पे गया डायरेक्टर से बात करने के लिए कि सर आपके बारे में रिपोर्ट है। तो वो CFSL के ऑफिस में गया, नीचे गया तो उसको कोई बंदा मिला होगा अफसर का। कहता क्यों आया? कहता जी वो डायरेक्टर साहब से पूछना है इसके बारे में। तो कहता अभी बैठे बताता हूँ अभी। कह रहा वो चला गया ऊपर, गायब हो गया। कहता 2 घंटे बाद ऊपर से एक चपरासी है, बोलता कहता तुम साहब, कह रहा तुम भी घर जाओ, हम भी वही घर चला गया, भाग जाए से। देन अनदर जर्नलिस्ट कॉल्ड मी अप एंड ही वाज बेसिकली हॉस्टाइल टुवर्ड्स मी। वो करते कर आप कैसे बोल रहे हो, मैं तो डायरेक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ये तो ऐसे ऐसे। मैंने कहा डायरेक्टर साहब तुझे बोल रहा है, उसके हाथ में क्या मेहंदी लगी है? तो उसने कमिश्नर क्यों नहीं बताया ये बात को? आप मिसलीड कर रहे हो। आप मीडिया वालों को फ़ोन कर करके उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। आप सूचना का अधिकार में आंसर दो ना मुझे। वो ट्रेंड तो उन्होंने कहा जी वो उसके 4 दिन बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट इशू कर दिया कि अवेलेबल है लेकिन सीक्रेट है। फिर तीसरी बार फिर फाइल किया तो तीसरी बार में इन्होंने यही बोल दिया कि सीक्रेट है, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, और नेशनल सिक्योरिटी क्लास लगा दी साथ में उसकी। मुझे ये पता चला कि आप ही की किताब से पता चला था, फिर तो मैंने खैर बहुत सारी खबरें देखी। तो जो फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा थे, जब उनकी डेथ हुई तो फिर आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार भी किया और उन पर तिरंगे में भी लपेट कर ले गए थे, ऐसा कुछ भी मैंने सुना। और वहाँ से कुछ ट्रंक्स निकले थे, कुछ संदूक निकले थे। ऐसा पूरी कहानी उसका ऐसा है कि पहली बात तो कि वो फैज़ाबाद में नहीं थे सारी जिंदगी। अच्छा। तो पहला जो उनका जो निकल के आ रहा है वो मैनपुरी में निकल के आ रहा है। अच्छा। तो ये 1951 के आसपास ये भारत में आए। अच्छा, अब
जो कहानी वो ये कह रही है, जो आप कह रहे थे, मैं जोड़ूंगा कि रूस गए थे। ये रूस गए, रूस ने उनको पहले मैंने एक से पूछा था किसी को, मैंने वहाँ पवित्र मोहन रेजी के सपुत्र को, कि उनको रूस ने कैसे ट्रीट किया उनको। कह रहा है उन्होंने बोला था कि मेरा जमाई नहीं था उनका, मैं आई वाज नॉट दैट जमाई, गिव एंड टेक था। रूस में थे, रूस में साइबेरिया में उन्होंने बोला कैंप में थे उन्होंने, अलग अलग। फिर एक टाइम आया उनका, उन्होंने कोई रूसियों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर वो जो बता रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी रूस के अंदर उन्होंने अंदर सिस्टम को देखा। उन्होंने क्रेमलिन में जाते थे, मतलब आप ये समझो कि एक बाबा बैठ करके यूपी में आपको ये बता रहा है कि चाइनीज़ टॉर्चर में और रशियन टॉर्चर में क्या फ़र्क होता है, कैसे वो टॉर्चर करते हैं लोगों को, ठीक है। तो वो रशिया की बातें, कैंपों में कैसे होता है, कैसे वो चलता है करके ऐसी सी बातें बोलते थे, अजीब अजीब सी होते, और कई बड़ी धाकड़ बातें बोलते थे। तो वो उन्होंने बोला कि वहाँ से वो शायद 49 में निकल गए थे, फिर वो चाइना में थे कुछ टाइम तक, और 51 के आसपास में वो यहाँ पे नेपालगंज के थ्रू आकर के यहाँ पे उन्होंने एंटर किया, ठीक है, मानसरोवर के रास्ते से आए थे। एंड फिर वो मैनपुरी वॉज द फर्स्ट प्लेस। कोई रॉयल नेपाल के शाही ख़ानदान के कनेक्शन के थ्रू मेरे से कुछ मदद ली थी, और उसके बाद में यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेट या रजवाड़े टाइप लोग हैं उनकी मदद थी, ठीक है, वो सर्वाइव करना है उस आदमी को। उसके बाद में वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का आदमी था, किसी को शक्ल नहीं दिखाएगा, अपनी शक्ल ढक के रहेगा हमेशा से, आपको बात भी नहीं करेगा, आपको लिख के भी कुछ देगा नहीं, कमरे में बंद रहेगा, बीच बीच में गायब हो जाएगा कमरे से, कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा नहीं। एक बार उन्होंने लिखा कि मेरे 4-5 डमी हैं, और एक चिट्ठी में लिखा है 63 में कि जब से भूत वापस आया है 25 बार बाहर जा चुका है देश से, और ये रीज़न था उन्होंने ये इलाका चुना क्योंकि यहाँ से नेपाल बॉर्डर बहुत पास में था। तो वो बहुत अलग अलग बातें करते थे कि मैं पेरिस में गया हूँ, यहाँ पे गया हूँ, पासपोर्ट है नकली कर वटेवर, तो हमेशा वहाँ नहीं थे। तो एनी बट ये इन जगहों पे, लेकिन होता ये था कि आप कहाँ, अब क्या छुपाओगे, कब तक। वो रहते थे बड़े कोने के मकान में, कोई दूर दूर का मकान, बड़े मिस्टीरियस जगह पे, ताकि आप लोग ना, लेकिन तब भी लोगों को शक हो जाए। दिल्ली किसी ने मुख्यमंत्री गाड़ी देख ली, किसी ने बाबा जी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोग आते रहते थे, हाँ, रात को गाड़ी आ रही है, मुख्यमंत्री गाड़ी आ रही है, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वटेवर, तो उसमें लोग जहाँ शक हुआ कि सुभाष बोस है, वो बंदा घर भाग जाए, वो बदल लेते थे। तो कई जगह पे करते 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 लखनऊ में थे, और लखनऊ के बाद में मतलब ये नैमिषारण्य में थे, बस्ती में थे, ठीक है ना। बस्ती से मुझे एक बड़ी सी बात याद है, क्योंकि उसमें आपको मेरी जब पहली किताब आई थी तो वहाँ पे मैं एक मेरा IIC दिल्ली में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था किताब के ऊपर, तो उसके चेयर थे जगमोहन साहब, जगमोहन जी जो अपने गवर्नर साहब थे कश्मीर के पहले। वो जगमोहन साहब जब आए तो पढ़ के आए थे, उसने कहा यार ये कहता ये हमें नहीं मालूम चला, ये तो बड़ी सही कहानी है। तो उन्होंने एक मुझे पॉइंट भी बताया था जो मैं आजकल उसको एम्पलीफाई करता हूँ। मान लीजिए कि आप और मैं, आप बस्ती गए कभी? नहीं, यूपी बस्ती नहीं, बड़ा बैकवर्ड सा, जैसे भारत के टाउन होते हैं, हमारा कोई हिंदुस्तान है वैसे ही, हम कौन से हम अंग्रेज हैं, हमारी हालत ख़राब होती है वैसी। तो हमारा बस्ती बहुत बैकवर्ड एरिया है यूपी का, ठीक है। आज के ज़माने में 2025 में मान लीजिए कि आपकी मेरी वहाँ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में पोस्टिंग होती है, आप मेरे सीनियर, मैं आपका जूनियर हूँ, ठीक है। और मैं आपको आज खबर दूँ कि साहब शहर में नया बाबा आया, और बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली, आप क्या बोलोगे? घंटे बज जाएंगे, घंटे बज जाएंगे ना कि बेटा इसकी पूरा निकाल इसका प्रोफाइल, ये है कौन से बाबे पैदा हो गए यूपी में और तब और आप बात कर रहे हो 1962 की, टाइम मैगजीन, रीडर डाइजेस्ट, सब मिला उनके, इंडिया टुडे, और आपके पायनियर पेपर आ रहा है, ऑर्गेनाइजर आ रहा है। मैंने ये भी सुना कि कई हिस्ट्री किताब पे वो कई बार कमेंट भी लिख देते थे। पीजी वुडहाउस का कलेक्शन पूरा, पीजी वुडहाउस जो बड़ा ब्रिटिश ऑथर है, आपके चार्ल्स डिकन्स का फुल कलेक्शन, शेक्सपियर्स के नॉवल, और वो जो आप किताबें जो लिखी हैं वो एक है ना, विलियम एंड इल डुरेंट, बड़े जाने माने विल डुरेंट की सारे वॉल्यूम वहाँ पर, और कोने में मार्जिन में काट कमेंट लिखे हैं उसके ऊपर। शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट पे अंडरलाइन की हुई है। कई हिस्ट्री के तथ्य वो काट के ठीक कर देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे कहीं उनके बारे में लिखा, वो अपने बारे में लिखते थे। टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रायल पे रिपोर्ट है वो, उसके बारे में। अच्छा, एक और थी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जब से ये इंटरनेट नहीं आया था तो इंसाइक्लोपीडिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद छोटे लोगों ने, मतलब जो एज में छोटे समय में नहीं आएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मतलब ये होता था कि जो बहुत ख़ानदानी अमीर आदमी है, जिसके पास बड़ा घर है और जिसके पास में फालतू का पैसा है, एक अल्टीमेट सिंबल था कि मेरे घर में आप आओ और मेरे घर के पीछे शेल्फ में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14-15 वॉल्यूम रखे हैं। ये बहुत अमीर और ख़ानदानी लोगों के घर में होता था। किताब जो होती है वो एक स्टेटस सिंबल होता है दिखाने का, जो शेल्फ लगाई जाती है वो एक सिंबल होता है। आपको मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, एक आप ये नोट करना, ये मैंने कुछ बुक्स हैं, अगर आप जैसे बड़े बड़े बुक स्टोर में जाएंगे, जैसे आप एयरपोर्ट्स वगैरह में, तो आपको कुछ किताबें बहुत जगह मिलती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दो लोगों को मैंने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया था, मैं इसलिए आपको रिपीट सुनाता हूँ कहानी को। मिशेल ओबामा का किताब बहुत मिलता है प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ के बारे में। तो मुझे कोई मेरी बातचीत किसी से हुई थी, तो मैंने उसको पूछा, वो जो उसको लेन लगा था करके, मैंने कहा सिनसिनाटी में और कनेक्टिकट में क्या फ़र्क है ये बता। उसको पता नहीं सिनसिनाटी क्या चीज़ है, कनेक्टिकट क्या है। मुझे कनेक्टिकट तो गया हूँ खैर मैंने अमेरिका में 20 स्टेट देखे हुए। मैं तेरे को ABCD तुझे पता नहीं अमेरिका की, तो क्या गाड़ा किताब पढ़ेगा। वो सब टशन में पढ़ी जाती हैं, पढ़नी कुछ नहीं है। वो दिखाना है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पीछे तो ओबामा की किताब पढ़ी है, मेरे पीछे पढ़ी है आपने किताब लिखा, स्टीव जॉब ने क्या लिखा, हैव यू रेड व्हाट ही हैज रिटन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तेरे को ABCD मालूम है वाशिंगटन DC की, तेरे को तो जो किताब पढ़ रहा है ये किताब अमेरिकन को समझ में आएगी, मेरे लिए भी नहीं है, रेफरेंस ही नहीं है। हाँ, मेरा कोई घरवाला मुझे कह रहा है जी मैंने वो पढ़नी है, वो कौन सी वो किताब है, वो हैरी पॉटर की। मैं कहा तेरे को अंग्रेजी की क्लास तो आती, तो क्या करेगा हैरी पॉटर पढ़ करके, तेरे लिए काम किसी वो अंग्रेज बच्चे के लिए बनी है, वो टशन होता है दिखाने के लिए। हम भी पढ़ रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। जब ये फिल्में आती थी पहले पुराने ज़माने में, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो ये सारे हिंदुस्तानी मजाक उड़ाते थे बेकार की बच्चों की फिल्म है, कैमरा ट्रिक है, बच्चों की फिल्म है। अब उनका मालूम है कि यार सुपरमैन तो अमेरिका बड़ी हिट है, तो हम भी देखेंगे, बिल्कुल टशन है ना, दिखाना है कि हम तो फ्लो में, अब तो हम भी है, तो बड़ी चीज़ है। किसी को पता नहीं पड़ता स्टार वॉर्स क्या है, तो ये टशन चलते। तो ये आदमी अपने घर में अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लेके बैठा है तो बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी। और जो बाबा अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, उसकी बड़ी अच्छी इंग्लिश की कमांड उसकी मैंने हम देखी गुलामी बाबा की, जबरदस्त अंग्रेजी में। हमने तो आज भी इज्जत मिलती है ऐसे बाबा को। वो तो कहाँ मैं तो उसमें उनको लिखा के मैं ये जुमला देता हूँ जाके, मैंने कहा ऐसे अगर 4 बाबे हमारे पैदा हो जाए हिंदुस्तान में, हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल देंगे बस्ती में जाके। इतनी अंग्रेजी कौन लिखता है? जो बाबा अंग्रेजी बोल लेगा उसके तो आधा साल तो अमेरिका में रहता है। उस जमाने में महेंद्र मर्शी था, याद है ना, उसके पीछे सारे बीटल्स आ गए थे घूमना गाने के, उन्होंने हिंदी गाने स्टार्ट कर दी गाने करके, बाबा ऋषिकेश में पूरा। और ये भगवंत जी क्या बोला महेंद्र मर्शी के बारे में, ही नोज द ABCD ऑफ योगा बट नॉट द XYZ ऑफ इट। इन्होंने उनके बारे में कहा, हाँ, किसको ABCD पता है योगा के, उसको XYZ नहीं पता। वो अपने आप को हर एक से ऊपर रखते थे। नेहरू की और जिन्ना की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बता रहा है कि क्या गड़बड़ है, वो लिखा उन्होंने, बताया, वर्बली है, कहीं लिखा भी है, बढ़ाया भी है, बहुत के बारे में कमेंट किया। मतलब अगर किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो टिप्पणियां जाननी हो जो 47 के बाद वो रखते थे दिमाग में विचार, मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी जो भी था, ये आदमी जो भी था, जो हमने लोगों से सुना है, देखा, बातचीत की है, इसकी शक्ल सुभाष बोस से मिलती थी। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। आप कलर स्किन चेंज नहीं कर सकते, छाती में बाल हैं तो वो नहीं चेंज कर सकते, पेट में कटने का निशान चेंज नहीं कर सकते। आपकी भाषा में अगर बंगाली अलग अलग तरह की होती है, जैसे हमारी हिंदी अलग तरह की, आपका वो लहजा चेंज नहीं कर सकते। बंगला में कुछ शब्द नेताजी बोलते थे तो उनके एक कुछ वर्ड में खिंचाव आता था, उसको ड्रॉल कहते हैं इंग्लिश में। इसके भी वो ड्रॉल आता था, डीलरों को चिट्ठी में लिखा किसी ने कि वही ड्रॉल से बात। फोटो भी मिले थे ना? फोटो नहीं, उसका कोई नहीं मिला या वैसे कुछ नहीं, फोटो अभी तक तो यहाँ नहीं, विदेश में होगा फोटो, ऑफिशियल में कोई नहीं उनका फोटो, उन्होंने कभी लेने दिया नहीं किसी को फोटो। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, गुमनामी बाबा के सामान में नहीं, फोटो तो उनके माँ बाप के बहुत मिले, वही मैं कह रहा हूँ, उनके माँ बाप के। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड। एक बाबा बैठा यूपी के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले तो आपको कमरे में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले जाते हो, तो ऐसा नहीं कि उसने डिस्प्ले कर रखा सामान, वो सारी किताबें पढ़ी थी। मरने के बाद जब सामान खोला तो ऐसे सिल्क के कपड़े के अंदर लपेट करके फोटोग्राफ बुढ़े बुढ़िया की किसी की लगा रखी, देखा गया तो नेताजी के माँ बाप थे। फिर बाद में चिट्ठियाँ निकली, तो गुमनामी बाबा ने कलकत्ता में चिट्ठी लिखी, किसको? जो नेताजी के फॉलोवर थे पुराने, जो मरने मारने को तैयार थे उनके लिए, फ्रीडम फाइटर, कि मुझे माता जी, मेरी माँ की और मेरे बाप की ये फोटो चाहिए। कौन आदमी किसी और के माँ बाप की फोटो अपने घर में छुपा के रखेगा? तो उसको विश्वास था कि मैं सुभाष बोस हूँ, और ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाद में मैंने डिस्प्ले। अच्छा, इतने मैं आपको अगेन, मुझे आप टाइम देना, मतलब यहाँ पे ऐसे, क्योंकि देखो टाइम लिमिटेशन होता है हर जगह। अजीब किस्म के लोग पैदा हो गए, कहते जी वो तो ना IB ने प्लांट कर दी हैंड राइटिंग। मैंने कहा तुम लोग को ABCD पता नहीं प्लांटिंग की, ऐसे पागल हो? किसने प्लांट कर दी, कौन सा प्लांट किया? मैंने कहा आपको आइडिया कितने हैंड राइटिंग सैंपल है वहाँ पे? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हैंड राइटिंग सैंपल्स ऑफ गुमनामी बाबा इन UP which are closed in private hands and in private hands in Calcutta and many places। क्या एक आदमी किसी और की हैंड राइटिंग अखबार के ऊपर, किताबों के ऊपर, डायरी के ऊपर, सिगरेट के पैक के ऊपर, इंग्लिश में और बांग्ला में, हिंदी तो खैर नेताजी की नहीं, तो हिंदी उनको नहीं आती थी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा, वो आदमी सोचता अंग्रेजी में था, हिंदी में लिखता था, और आधे उसमें बांग्ला के वर्ड है, उर्दू के वर्ड है, तो संस्कृत के वर्ड है, हाँ, वो हमारे को समझ में। तो मैं पर इंग्लिश और बांग्ला तो नेताजी की अवेलेबल थी। तो वो आदमी
किसी आदमी की साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि मैं किसी और आदमी की हैंड राइटिंग कॉपी करूँ और 30 साल तक कॉपी करता रहूँ और बुढ़ा भी हो जाऊँ उसमें करते करते। यही काम रह गया। और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इवन केजीबी के पास में इतनी टेक्नोलॉजी उस जमाने में नहीं थी कि आप एक डायरी से ऊपर भी प्लांट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें भी टाइम चाहिए ना, फॉर्जरी करने का टाइम चाहिए। मैं फॉर्जरी कैसे करूंगा? आजकल तो कंप्यूटर आ गया, आप शायद फॉर्जरी करना आसान है, आपने ट्विटर में डाल दिया कि पाकिस्तान के कोई लेटर निकले और नकली लेटर है। पहले तो ये था नहीं टेक्नोलॉजी। आप किसी की रनिंग हैंड में फॉर्जरी करेंगे, मैं मानता हूँ फॉर्जरी होती है, हिटलर की डायरी निकली थी, फॉर्जरी निकली थी, लेकिन पकड़ लिया एक्सपर्ट ने। यहाँ तो दिखाया 3 एक्सपर्ट्स को, उन्होंने कहा नहीं है ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, फ्री। अच्छा, हैंड राइटिंग नकली नहीं है, वो गवर्नमेंट वाले भी कह रहे हैं बाय द वे। इट इज नोबडीज केस की हैंड राइटिंग्स आर नकली। ओनली डिफरेंस कि गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो हैंड राइटिंग नेताजी की नहीं है, प्राइवेट कहते हैं हैंड राइटिंग नेताजी की। और प्राइवेट में भी एक आदमी हो जो गवर्नमेंट का पहले उनका बॉस था, गवर्नमेंट का रिटायर होकर यहाँ पर है, तो उसमें ये कहानी निकली। तो ये अलग अलग कहानियाँ। अब मेरा दिल नहीं मानेगा तो हम बोलूँगा आपको कि वो तो गवर्नमेंट ने प्लान। IB की स्ट्रेंथ कितनी थी? 5000 आदमी होंगे 85 में, उसमें से कितने बंदों ने बैठ के रिपोर्टें क्रिएट की होंगी? सो देयर आर मल्टीपल, बहुत सबूत हैं इससे। तो ये और जो सामान निकला उसके बारे में पूछ रहा समाज कब होता है जब वो, तो जब तक ये आदमी जिंदा रहा, ही मेंटेन्ड अ कवर ऑफ सीक्रेसी अराउंड हिम, और उसका ऐसा जबरदस्त होल्ड था, जो लोग उससे मिलने आते थे वो हिम्मत नहीं थी उसके बारे में बाहर बोलते, अगर बोलेंगे पकड़ लेते थे वो करके। उसका ऐसा जबरदस्त होल्ड था उनसे, इतना मतलब उनके सामने में इतना बड़ा था। जैसे ना पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे हमारे, पंडित जी हुआ था कि 50 तक आते आते जब सरदार पटेल की डेथ हो गई, सुभाष बोस थे नहीं, तो सारे बड़े नेता खत्म हो गए थे, चले गए थे, सब सुधार गए थे। तो पंडित जी के इतना बड़ा होने का कारण ये भी था कि जब पंडित जी एक्टिव होते थे, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते थे, पंडित जी के कोई बराबर का कोई नहीं था उनके कद का, उनकी उम्र का। तो पंडित जी जब बोलते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी पंडित जी सामने बोलते, मुंह खोल के दिखाएगा। अटल जी ने मुंह खोला तो अटल जी को तारीफ की थी कि मुझसे बहस करता है, कल को तू प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब वो आदमी अगर सब बोस सही में सुभाष चंद्र बोस है, अब वो कैसे बात। अच्छा, ऊपर से उसने जो बातें बोली हैं कि मैंने 45 के बाद में क्या किया, अब उसमें ये कि मैं आपको नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी स्पाई मास्टर को मिलोगे, जो इंटेलिजेंस के जो स्पाई जो ऑपरेशंस करते हैं दबा करके, उनका ये होता है कि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। अदरवाइज आप कैसे प्लॉट करोगे ऑपरेशन? तो उनको मालूम है कि कंप्यूटर में तार कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है, ये कैसे लगता है, वो लगता है, बिकॉज उस आदमी को मालूम है कि IB वाले को कि मैंने ऑपरेशन में ये काम करना है, तो ही हैज़ टू नो एवरीथिंग। तो गुमनामी बाबा वॉज लाइक अ स्पाई मास्टर। उसको छोटी बड़ी उसका कोई ऐसा चीज़ जिसको जो नहीं पता है, उसको ये पता है कि तबला कैसे बजता है, 1 स्ट्रोक के इंजन में 2 स्ट्रोक के इंजन में क्या फ़र्क है, सुसाइड बम्बर्स की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैसे होती है, बंदूक को कैसे रखा जाता है, बंदूक की सफाई कैसे होती है, हथगोला फेंकने से पहले कैसे आप उसको कील को निकालेंगे वो बताया, ठीक है। पूरी कैसे लूची बोलते हैं बंगला में, लूची कैसे नरम बनती है वो उनका पता है। ऊपर से फिर आपका सबमरीन का वो सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, उसको हर चीज़ की प्रिसाइज नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ों की। कार्बोरेटर कैसे फंक्शन करता है, ये व्हाट एवरीथिंग ही वुड बी एबल टू एक्सप्लेन। तो वो जब तक जिंदा था, किसी वो बाहर चीज़ निकल के नहीं। किस साल उनकी मौत हुई? ये 85 सितंबर में। 85। मरने के बाद में जैसी डेथ होती है तो उनके 2 सबसे बड़े जो फॉलो उनके खासम खास थे, डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा बड़े थे, डॉक्टर मिश्रा वॉज मेन पर्सन, डॉक्टर बनर्जी यू कैन से नंबर 2। तो वो वहाँ पर थे जब हुआ। मिश्रा जी वॉज इन चार्ज ऑफ द होल थिंग। तो 3 दिन तक वो बेसिकली उन्होंने जो खबर दी है कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को, और उन्होंने कलकत्ता मैसेज भेजा जो उनके खास फॉलोअर्स उनको बुलाने के लिए। जब वो नहीं आया तो 3 दिन बाद उन्होंने कहा चलो, और मेटाडोर में डाली बॉडी, और उन्होंने वहाँ के लोगों ने बोला, मिश्रा जी ने मुझे बोला था, अब तो नहीं रहे वो, कि पुलिस वाले देख रहे थे लेकिन वो अंदर नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो दूर से देखते रहे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को मालूम होगा, सिविल लाइन्स में पूरा धमाल मच रहा था, पूरे लोग इकट्ठे हो गए थे। और ऊपर से फिर वो जब घुमा फिरा के सडनली गाड़ी मोड़ के उन्होंने किसी कंटोनमेंट के ग्राउंड में गए। वहीं पे आजकल आप अयोध्या में अगर राम मंदिर देखे जाएंगे तो गुप्तार घाट का एक मंदिर है। गुप्तार घाट वो जगह है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। तो गुप्तार घाट का मंदिर में दर्शन कीजिए, उसके साथ में निकल के बिल्कुल साथ पैदल चले जाना आपको, मंदिर के कॉम्प्लेक्स के एकदम साथ में, कैंटोनमेंट के ग्राउंड के बिल्कुल साथ में वहाँ पे उनकी समाधि है। मेरा कोई जानने वाला वहाँ पे गया था आज से कुछ 1 साल पहले, रात को फोटो खींची, उसको फौजियों ने पकड़ लिया। ऑब्वियसली कैंटोनमेंट है, ऐसे फोटो आप खींचो के पकड़, लेकिन कैंटोनमेंट में आपने किसी की डेड बॉडी फूंक दिया आपने, तो बवाल मचना चाहिए था। पुलिस वाले आपकी हड्डियाँ तोड़ते उस ज़माने में, कोई बीच में नहीं आया। तो वो वहाँ पे जब वो क्या नाम है, क्या वो कहानी एक बड़ी मशहूर है कि जब उन्होंने अग्नि दी है तो उनके एक चेले थे भगवान जी के, वो पंडा राम किशोर जी,
अयोध्या के थे। तो पंडित जी रामकिशोर जी सेंटी हो गए। तो उन्होंने बोला कि वो फिल्म में भी दिखाया था, फिल्म बनाई थी हमारे उस पर लेकर के, गुमनामी फिल्म है हमारी, और वो ये जिस आदमी की अंतिम यात्रा में 13 लाख होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 आदमी है। तो ये तो कहानी है, आधी पूरी कहानी नहीं आपको बताई किसी ने। वो पूरी कहानी है कि मिश्रा जी ने उसको बोला कि ज़्यादा नौटंकी मत कर, फटाफट बॉडी को फूक, नहीं तो ये बॉडी को लंदन पहुंचा देंगे गवर्नमेंट वाले। दिस बॉडी विल बी सेंट टू लंदन, फटाफट बॉडी को फूक, नौटंकी मत कर अभी। उसको मिश्रा वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम बाय दिस मैन कि जब मैं मरता हूँ या जो भी कुछ होता है, आपने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है फटाफट। एंड दैट इज हाउ दिस थिंग वेंट। एंड आई हैव स्पोकन टू मिश्रा जी, बाय द वे, मैं जानता था उनको, बच्चे भी उनके। तो ये फटाफट, तो वो जब उसने बोल दिया, क्या नाम है अपने मिश्रा जी ने बोला, पंडित रामकिशोर मिश्रा, वही मिश्रा जी थे, पंडित जी ने बोल दिया कि 13 लाख होनी चाहिए, वो खबर उछलनी शुरू हो गई मीडिया के अलग की बात में, यूपी भैया करते करते करते। तो पहले हमारे टंडन जी ने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद में पूरे शहर में बवाल मच गया उसको लेकर के। करते 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 वहाँ पे नेताजी की फैमिली, आजकल ये मुझ पर ब्लेम ठोक रहे हैं, नेताजी के परिवार के 2 लोग वहाँ पर आए, एक नेताजी की भतीजी और एक नेताजी का भांजा, जो सुभाष से जो इमीडिएटली बड़ी बहन थी तारूबाला, उसकी शादी गोरखपुर में हुई थी, अभी भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं। तो तारूबाला का लड़का और ये ललिता बोस वहाँ पर पहुँची, भतीजी उनकी। तो उसका, तो मिस्टर रॉय का, जो नेताजी का भांजा, उसका मुझे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैं उनकी फैमिली से नहीं मिल पाया कभी, और उसने फ़ोटो में दिखाई दे रहा है पुराने ज़माने की, बट उसने कोई कमेंट सबमिट नहीं दिया, वो बूढ़ा भी था उस टाइम पे वो। लेकिन ललिता जो थी वो पॉलिटिशियन भी थी। वो जाकर के उसने, जब वो सामान जो था इन द मीन वाइल, जो गुमनामी बाबा का मरने के बाद में पुलिस ने आके तार लगा दिया घर में, और फिर उसके चिलों ने तार लगा दिया, तो 3-4 तार लग गए थे। तो ललिता बोस के आने के बाद में वो ताले वाले खुले 2-4 पुलिस की प्रेजेंस में। उसने देख करके फिर बोला ये तो मेरा दादा का छतरा है, ये मेरे चाचा, मेरे फादर का है, ये मेरे चाचा मतलब सुभाष चंद्र बोस का है, ये उसने आइडेंटिफाई किया, तो सामान पहचान लिया, उसने कुछ सामान पहचाना। वो देख करके फिर वो भागी गई मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पास में, और वो अकाउंट वहाँ से निकल के आ रहा है कि वीर बहादुर सिंह ने बोला कि ये केस मेरे लेवल पे नहीं है, दिल्ली में जाओ या कोर्ट में चले जाओ। फिर वो उसने जाकर के कोर्ट में केस ठोक दिया, और कोर्ट में केस लगाया, और कोर्ट ने फटाफट 1 दिन में संज्ञान लेते हुए बोला सारा सामान सील करके ट्रेजरी में डालो। ट्रेजरी पड़ा, वो बच गया सामान, तो सामान जाके उठाकर ट्रेजरी में डाल दिया। उसके बाद में ये केस कोल्ड हो गया। गवर्नमेंट ने झूठ सच बोला, उसको चलने नहीं दिया। 2000 उसके बाद में 7-8 में जाकर के शक्ति भाई से, शक्ति सिंह जो जिस मकान में उनकी डेथ हुई है, उसके मकान के जो मालिक थे हैं शक्ति सिंह जी ने केस लगाया, वो उसको परस्यू कर रहे हैं मैटर को अभी तक। तो उन्होंने कोर्ट में केस ठोक दिया। तो कोर्ट ने देवी प्रसाद सिंह की बेंच, जो बड़े जाने माने जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस टंडन और देवी प्रसाद सिंह जी दोनों, तो देवी प्रसाद सिंह जी ने और इन्होंने मिलकर के उस कोर्ट ललिता बोस और शक्ति सिंह जी के केस को जोड़ दिया, और उसका जजमेंट 2013 में आया। ठीक है, तो वो जजमेंट अवेलेबल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो उस जजमेंट में, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट जजमेंट की बात। जजमेंट में उन्होंने पैराग्राफ बना के मेरी तारीफ करी है, और जबकि उनके पास मेरी पुरानी नई किताबें नहीं, उस जमाने की किताबें थी, बिगेस्ट बैक फ्रॉम डेड व्हाटएवर वो होंगी शायद। उसने कहा ये जो आदमी जो बात लिख रहा है वो प्राइमा फेसी दे आर ट्रुथफुल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उस पर आंसर नहीं दे रही। बोला ये सामान की प्रॉपर आप एक जगह पे, ढंग की जगह पे इसको डिस्प्ले करो, और उस पर इंक्वायरी करो प्रॉपर एक्सपर्ट्स को लेकर के। तो कोर्ट ने ये 13 में ऑर्डर दिया। ठीक है, जब ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद में फिर 13 के बाद 15 में आपने, इंडिया टुडे ने आपने स्टोरी ब्रेक कर दी जासूसी वाली। तो उस टाइम जब जो आपको पता है मीडिया में होता है कि जब कोई चीज़ मशहूर हो जाए तो सब चीज़ करना शुरू होता। तो हम 15 में ये करने के बाद फिर हम गए, मैं और चंद्रचूड़ घोष, अदर वो हमारे दोस्त यार, और नेताजी की फैमिली के लोग जो हमें खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, और हम लोग अखिलेश यादव जी से मिले जो मुख्यमंत्री ज़माने में थे। और वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सारा सामान हम लोग म्यूज़ियम में रखवा रहे हैं, और इंक्वायरी का हमने बोला इंक्वायरी करवा प्रॉपर उसे करके। तो इंक्वायरी की अलग कहानी है, मैं वो कर दूँगा। नौटंकी हुई थी, इंक्वायरी नहीं हुई थी। तो उसकी रिपोर्ट है कि वो गुमनामी बाबा नहीं, फ्रीडम फाइटर नेताजी। फ्रीडम फाइटर सबके नाम पता भैया, नेताजी के जितने फॉलोअर हैं वो सबके नाम अवेलेबल है, बट बेसिकली इट वॉज अ नौटंकी, इट वॉज नॉट एन इंक्वायरी। तो वी कैन डिस्कस दैट, बट वो अलग कहानी है। बट वट इज़ रेलिवेंट नाउ कि वो सामान उन्होंने एक राम कथा संग्रहालय अयोध्या में, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस पर उन्होंने एक नीचे की फ्लोर में जब जो 1993 में जो ढांचा गिराया गया था, तो जो उसमें से नीचे से अवशेष निकले थे पुराने ज़माने के बंदरों के, तो उनको डिस्प्ले किया गया रामकथा संग्रहालय में। उसी के फर्स्ट फ्लोर में गुमनामी बाबा की पूरी गैलरी में से 400 ऑब्जेक्ट्स निकाल करके
वहाँ डिस्प्ले किए, जैसे बाइनोकुलर्स हो गई उनकी, किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी, कुछ सर्वे, हाँ वो रखी थी वहाँ पे, और सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स, इतने बड़े बड़े सर्वे ऑफ इंडिया के अभी map। रखी है? वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात 2014-15 के आसपास की है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले करके म्यूजियम बना करके म्यूजियम को रेडी कर दिया। ठीक है, ये म्यूजियम रेडी होता है, रेडी होते होते गवर्नमेंट चली जाती है और महाराज अपने योगी महाराज की गवर्नमेंट आ जाती है। तो इन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इसको मुख्यमंत्री आके इसको अनवेल करेंगे। ठीक है, बजट में इसके लिए प्रावधान दिया गया थोड़ा सा, और उसको बोला कि इसको मुख्यमंत्री आके इसको प्रॉपरली फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे म्यूजियम को, तब जनता आ सकती है। अभी बंद पड़ा हुआ वो दिन है, और आज का दिन है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते थे तो वहाँ नहीं जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, बीच में 2-4 भाई वहाँ पहुँच गए म्यूजियम में, और जाके नीचे देखा तो ऊपर बंद है। वहाँ जाके डायरेक्टर से बात करी कि सर ये क्या है, तो वो थोड़ा सा बात की तो रो पड़ा, करा जी सुभाष बोस का सामान पड़ा हुआ है लेकिन ये अलाउ नहीं करते पब्लिक के लिए, तो टेक्निकली बंद पड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब जो क्या किया कि ये पूरा रामकथा संग्रहालय जो है उन्होंने रामकथा और राम टेम्पल ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, तो टेम्पल वाले तंग पड़ गए, उनको ही पता है कि इसमें लोच है, तो उन्होंने उठा करके अभी उसको सामान को वो उठा के किसी और बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहे वो लोग उसको। कोर्ट का आदेश था कि आप इसको डिस्प्ले करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग दैट सामान देयर? टू डिस्प्ले इट। लेकिन गांधी भक्त बहुत चालू हैं, गांधी भक्त 4 आगे लेवल क्रॉस, उनको पता है, उन्हें पता है कि अगर आपको सामान को डिस्प्ले किया, उसमें कोई आपको अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं है, कोई भी आदमी उस सामान को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये बाबे ऐसी किताबें नहीं पढ़ते हैं, बाबों के पास में सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स नहीं होते इतने बड़े बड़े डिटेल में, ऐसी वो बाइनोकुलर्स, ये सामान, सिगरेट का पैक शैक और ये सब ऐसे रख के नहीं घूमता कोई। तो उन्हें पता है कि जहाँ ये निकलेगा ये डिबेट स्टार्ट होगी, वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, उनको केस नहीं खोलना है, तो वो एज इट इज़ फंस गया। जला सकते हैं, जलाएंगे तो फंस जाएंगे, तो वो कहानी वहीं की वहीं फंसी पड़ी है। मेरे पास में कोई ताकत नहीं है उसको खोलने की। अगर कोई, अब देखिए दुनिया बटी है राइट लेफ्ट में, अगर कोई मुद्दा ऐसा हो जिसको लेफ्ट को फ़ायदा हो तो सारा लेफ्ट हमारे फेवर में आ जाएगा, जिसको को राइट को फ़ायदा होगा राइट के फेवर में आ जाएगा। तो ना तो ज़मीन के लिए ना तो आसमां के लिए हमारा कोई वोट बैंक भी नहीं है, बैठ के हम पॉडकास्ट करेंगे। मेरा तो ये नहीं है मैं पॉडकास्ट कर करके छोड़ दूंगा, कम से कम आने वाली 4 पुस्तक लोगों को याद तो रहे कि भैया ये कहानी थी, ये दबा, चलो कोई तो था जो बोलता है नहीं कहानी ये दबेगी नहीं, हाँ एटलीस्ट। और हमने इनको शर्म आनी चाहिए, जो मेरे को ये खासकर जो गवर्नमेंट वाले हैं इनको पता नहीं है कि जहाँ तुम नौकरियाँ करके अपने बच्चों को भेजोगे गूगल में और अमेज़न में, अमेरिका में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने बंदे बिठा रखे हैं। मतलब सुन के मुझे, अब जो लड़के मुझे IIT बॉम्बे में, IIT मद्रास में, IIT खड़गपुर में सुनने आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, वो याद रखेंगे। जो बच्चा मुझे MIT बॉस्टन में 4 घंटे सुना है बैठ के, आपको लगता है कि वो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है MIT बॉस्टन से पढ़ के? जो लंदन बिजनेस स्कूल में मैंने 3 घंटे लेक्चर दिया, पाकिस्तानी बैठे हुए थे वहाँ, कहानी नहीं मरती। पाकिस्तानी पूछ रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये कोई मुझे भाई मुझसे पूछ रहा, कहता आप ये, कहता इसमें मज़ा आएगा लोगों को? मैंने कहा मज़ा तो पाकिस्तानियों को आया था, तुम तो हिंदुस्तानी हो, क्यों मज़ा नहीं आएगा? लोगों में इंटरेस्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, डेथ मिस्ट्री है। वही पूछ रहे, बांग्लादेशी आए बहुत सारे, मेरा वर्जीनिया प्रोग्राम हुआ था, तो लोगों में इंटरेस्ट था, तो हमने कहानी पूरे अमेरिका में फैला दी। सही। तो वहाँ काफ़ी इंडियंस को पता है, तो बस एक आखिरी सवाल, और ऐसे भी इंडियन है जो बहुत ऊंची पोजीशंस के अंदर भी है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, तो पता है, तो आप इसको अब दबा नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली। बाकी ठीक है, अपनी गांधी भक्ति करते रहिए, शांति का पाठ पढ़ाइए दुनिया को। नोबेल प्राइज़ आपको मिलेगा नहीं, आप जो मर्जी नाम ले लो, नोबेल प्राइज़ भारत सरकार में लोगों को नोबेल प्राइज़ की भूख है, नेताओं को। आपको नोबेल प्राइज़ अंग्रेज नहीं देंगे। अभी मजबूरी में अटैक हुआ तो आपको फौज याद आ गई, 4 दिन बाद फिर आप गांधी भक्ति पर उतर जाओगे। आखिरी सवाल जो लोग अक्सर आपसे पूछते होंगे, और आपकी किताब में एड्रेस भी किया आपने, 47-48 के बाद जब भी हिंदुस्तान लौटे नेताजी, अगर गुमनामी बाबा बने भी, क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होंगी कि वो खुद सामने नहीं आए? आपको बहुत लोग पूछते नहीं, वो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है। किसी ने मुझे पूछा, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी तो उसके लास्ट में रखा होता है, तो उसने मुझे ऐसी मतलब, आप तो पूछ रहे हैं, वो तो मुझे सरकास्टिकली उसने ऐसे बोला कि आप पागल हो, आपको ये तो क्या बात है, वो तो अगर सुभाष बोस होता तो ऐसे तो छुप के रहता। बहुत बहादुर थे, आ जाते। हाँ, वो तो बहुत बहादुर थे, वो करते। तो मैंने बोला मैं पागल हूँ क्या? मुझे बता रहा है, मेरे को नहीं पता क्या? मैं बैठ के वहाँ पे न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजल्स तक, वहाँ से लेके वहाँ का घाट का पानी पी के आऊँ, मैं पागल हूँ क्या? मुझे नहीं पता, ये कॉमन सेंस नहीं मेरे में क्या? मैंने कहा मेरे को पहले दिन से मालूम है कि ये सवाल है, इसको एड्रेस किया हम लोगों ने, 215 में एड्रेस किया। अंडरस्टैंड करो, लाइफ इज़ नॉट सिंपल, इट्स नॉट अ बॉलीवुड फिल्म कि 2 घंटे में सारा काम हो जाता है। क्रिकेट का मैच नहीं, सुबह स्टार्ट हुआ शाम को ख़त्म हो गया। इसमें मल्टी लेयर्स हैं, इसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं,
बाहर नहीं निकल आने के कारण 1950 में कुछ थे 40-80 अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई, ठीक है, अलग अलग है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। ओपन एंड शट केस पे नहीं काम चलेगा। दूसरा ये पहली बात ये कि ये सवाल जो है ये हमेशा आखिर में पूछना चाहिए, जैसे आपने भी पूछा। आप मुझे पहले ही बोल दो कि अगर नेताजी होंगे तो नेताजी की तो फितरत नहीं है, वो डर के क्यों बैठेंगे, वो तो मुझे मत बताओ, मुझे पता भाई नेताजी की फितरत क्या थी, इतना तो मैंने भी थोड़ी स्टडी कर रखी उनकी लाइफ एंड टाइम्स की। पहले मैं ये देखूंगा, आपका ये किसी का भी एक स्टेटमेंट है कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस है और ये बाबा बन के बैठा हुआ है, तो पहले मैं ये लॉजिकल अप्रोच ये है कि पहले मैं ये देखूंगा कि क्या इस दावे में कोई तथ्य है कि वो नेताजी हो सकते हैं। पहले मैं वो चेक करूंगा, क्योंकि अगर वो सुभाष बोस नहीं, अगर आपने और भी केस हैं बाबाओं के, उनको देखा कोई लिंक नहीं निकला, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो बाबा क्यों बाहर नहीं है। बाबा बैठे 50,000, मुझे किसी बाबा में इंटरेस्ट नहीं, सिवाय मैंने आपको बोल दिया महाराज के और मुझे स्वामी रामदेव महाराज के, मैं किसी और अपने योगी जी के, मैं किसी बाबा मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो ये मुझे कोई, आई डोंट केयर व्हाई ही डिडंट कम आउट, बट वंस यू गो इनटू द क्वेश्चन कि वो आदमी कौन था और आपको एविडेंस दिखाई देता है कि वो नेताजी थे, इट इज देन आई गेट इनटू द क्वेश्चन कि व्हाई डिडंट कम आउट। क्योंकि उस डिडक्शन को निकालने के लिए आपको उसकी बोली बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी बातों का मैं विश्वास तब करूंगा जब मैं मेरे में कन्विक्शन है कि आदमी सुभाष बोस वही है। तो क्योंकि उसमें ये फैक्टर है। तो पहली बात ये कि वो क्यों बाहर निकल के नहीं है, तो जब उनको उसका, जैसे कि उनके मिनट्स बनते थे कई बार, अब कलकत्ता से लोग आते थे मिलने के लिए, ठीक है, रेवोल्यूशनरी या उनके खानदान के लोग, ठीक है, और इनको मालूम है सुभाष चंद्र बोस है, सो दे वर टॉकिंग टू हिम लाइक सुभाष बोस, दे आर नॉट। कई लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट की कि उन्होंने कभी नहीं बोला मैं सुभाष बोस हूँ, 100% उन्होंने बोला मैं सुभाष बोस हूँ, बट पब्लिक में अनाउंस नहीं किया, पर लेटर वेटर में आपको सब दिखाई दे अभी तो आ रहे हैं वो। हाँ, तो वो लोग मिलने आ रहे हैं, वो भी। तो उन्होंने उनसे जब बातचीत की, तो उन्होंने जब बातचीत की तो उन्होंने उनसे सवाल पूछा। सुनील दास बहुत बड़े जाने माने एक अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, बड़े आदमी थे, तो सारे भाई बहन मारे गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, ऐसे आदमी थे। सुनील दास ने पूछा उनसे कि जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आई कि ये क्यों नहीं सरकार आपको बोलती आप निकलें और अपना स्थान ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। दिस ने एक आंसर दिया। इसका प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस मीन, मतलब इस देश में सब लोग नेताजी के सपोर्टर नहीं है, ठीक है। आप नेताजी के होम स्टेट की, आप बाकी तो छोड़ो, आप नेताजी का होम स्टेट है बंगाल में, ठीक है, वहाँ पे अगर नेताजी निकल के आते हैं सन 80-81 के आसपास में, आपको लगता है कि लोकल बंगाली बड़ा खुश हो जाएगा? आधे तो वो जो पावर में लोग हैं वो बोलते थे तो गाली दी उनको बैठ कर, तू जो गधा बोला उन्होंने, ठीक है। बचे हुए कांग्रेसी हैं जो उनको पसंद नहीं करते। अगर इस देश में 50 आदमी सुभाष बोस के फेवर में है, 50 उनके दुश्मन बैठे हुए, वो खुश नहीं होंगे। वो निकलेगा तो कलेश होगा। वो पूछेगा आप कहाँ थे? यहाँ थे, रशिया में था, आपने बताया, हाँ बताया था मैंने लोग को, यहाँ पे ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, ये हुआ। इट विल लीड टू फ्रिक्शन एंड क्लैश। उसके बाद में आपको लगता है कि हमारे देश के लोग बड़े क्या नाम है, अहिंसा के बड़े पुजारी हैं। 84 में पूछो हमारे किसी सिख भाई को क्या हुआ था, यहाँ पे गलों में टायर डाल के आग लगाई थी कि पेड़ हिलता तो ज़मीन हिलती है। अब देखो, आपको लगता है चुप बैठे रहेंगे सुभाष बोस के दुश्मन सारे के सारे? वो निकलेगा तो कलेश होगा। वो निकले करेगा क्या? निकल के इलेक्शन लड़ने जाएगा वहाँ पे टीएमसी के टिकट लेकर के। ही विल आइदर बी द टॉप पर्सन और ही विल बी नोबडी। सो इट इज़ नॉट ईजी, ही इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सन कि वो बाहर निकलेगा और बवाल मचे। देयर बी कॉम्प्लिकेशन। देन उन्होंने जो कहानियाँ बताई हैं कि हुआ क्या, वॉर क्राइम्स। देखिए, एक तो आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है क्या। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो चीज़ है जिसमें एक्सिस फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस लड़ी थी आपस में। और वहाँ मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोग बात करते 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 जुमला देते हैं कि 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप गधे घोड़े बराबर मत करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने ये सारी लड़ाइयाँ अगर मिला भी दोगे तो पिकनिक पार्टी है। उसका स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा था, बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ी जाती थी। वो जापानी जो थे फाइटर प्लेन बनाते थे मित्सुबिशी के, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर बनते थे जितने बड़े अभी हम बना रहे हैं। आपकी एयरफोर्स में अभी 1000 जहाज़ नहीं है, अमेरिका के पास में 42,000 जहाज़ थे फाइटर प्लेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 42,000। ठीक है जी, आप उस स्केल का अंदाजा लगाइए कि 42,000 जहाज फाइटर पूरा मिला मिलो के और भी ज़्यादा। सर आप वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है, और अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। आज से नहीं, बहुत दिन से ये जो डींगे हाँ करें कि अमेरिका दुनिया का ज़्यादा है, अगर नहीं होता तो तुम्हारे पॉलिटिशियंस के और तुम्हारे नेताओं के बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं बेटा। सबके बच्चे कहाँ हैं पूछ लो। पहले ये सवाल पूछो तुम्हारा बच्चा कहाँ है, उसके बाद पूछेंगे कौन सा देश महान है।
नागरिकताएं उसमें बदल रखी झूठी है बात बहुत की- सारों ने, हैं? नागरिकताएं बदल रखी है जिनको बहुत सारों के जिनको बच्चों ने। जिनको मिलती है, हर एक को नहीं मिलती, वो बेचारे यहाँ के वो हाँ, बोलते हैं कि उसके भी हम तो 50 लफड़े। खैर, हाँ। छोड़ के नहीं आता, वो तो मिलता नहीं, तो बात दूसरी है। सबकी इच्छा होती है कि मुझे मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन जिन लोगों से सुभाष बोस का संबंध था, वो सारे के सारे या तो उन्होंने सुसाइड कर ली, या उन्होंने वॉर क्राइम का थप्पा लगा के उनको हैंग कर दिया। तो नेताजी बिलोंग टू अ सर्टन, वो एक ऐसे धड़े का हिस्सा थे जो हारा हुआ था, जो धड़ा हार चुका था, और उस धड़े का इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कोई स्थान नहीं था। जैसे ओसामा बिन लादेन का कोई भी सपोर्टर को आप सभ्य समाज को मिलेगा, आप उसको पत्थर मारोगे। हाँ, मतलब सिवाय रूस के उनकी रूस को भी छुपा करके, रूस भी सपोर्ट करेगा चुपचाप। जैसे अमेरिका ने भी, फिर उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं, हाँ, ब्रिटेन नाराज होता है ऑब्वियसली। जैसे अमेरिका ने भी बहुत से नाजी वॉर क्रिमिनल्स को छुपाया, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेस पर उन्होंने एटम शटम सब कुछ बनाया है। वो सबने गड़बड़ करी है, कोई भी कोयले के दलाली में हर एक के हाथ काले, वो अलग कहानी है। बट वर्ल्ड ऑर्डर उनका था, ऐसे ही चलता है। ताकत उनकी अभी भी उन्हीं की ताकत है। उनके सेकंड एक्सिस ब्लॉक के किसी भी आदमी का जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए इस समाज में कोई स्पेस नहीं था। अब मैं बोलता था कि वो ये कहते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, और इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम पे कोई अंडरस्टैंडिंग कर रखी है कि ये मुझे उनके हवाले करेंगे या चार्ज लगाएंगे, और ऐसी घटना घटती है तो यहाँ आपस में जनता और सरकार और लोगों में क्लैश होगा, जैसा उन्हें लगता था। हाँ, उनका ऐसा लगता था, और कहते इस चक्कर में लोग मेरी वजह से मारे जाएंगे, मेरे वजह लोग तकलीफ में होंगे। बहुत गरीब देश है, और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। देखा जाए तो उन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी और विदेशों से खराब संबंध का ही हवाला दिया। हाँ, वही कहा कि इनफैक्ट उनके एक्चुअल वर्ड थे कि आखिरकार प्रामाणिकता आ गई। तो वही कहा ना कि माई कमिंग आउट इज नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। मतलब सरकार झूठ नहीं बोल रही थी, मतलब नहीं, मैं सरकार की नेताजी वही नहीं, वो ठीक है, यू हैव दैट वर्ड, वही कि नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने कहा वो टाइम और था, अब टाइम और है। बट ये कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र किया, वो वैलिड पॉइंट है कि इसकी वजह से मैं नहीं, और भी और कारण है, लेकिन ये मोटा मोटा ये अपना में सफिशिएंट है कि मैं निकलता हूँ तो प्रॉब्लम होगी। अब सब लोग मुझसे बढ़ के मारते थे कि कौन है, कौन रोक लेगा हिंदुस्तान। आजकल लोग को आते थे ना, वो हम देख लेंगे, हम कौन है, हमसे बड़ा कौन है, हम कर लेंगे। मैंने कहा तुम्हारी हवा तो कतार ने निकाल दी थी, तुम क्या लड़ोगे? आपको पता है अमेरिका क्या है, वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की क्या ताकत थी, अभी क्या ताकत है उनकी, अभी आपको समझ में आ गया थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, ठीक है ना। तो ज़रा बढ़ के मत मारो, उसका टेस्ट करने का आपको मैंने बता दिया कि सबके बच्चे कहाँ पर है। डोंट गो बाय द जुमलाज ऑन टीवी एंड अदर प्लेसेस एंड द वर्ल्ड पावर्स। नेताजी 85 में बात बहुत अच्छे से समझते थे। 85 की बात, 85 में बात वो बहुत अच्छे से समझते थे, वो पहले समझ गए थे, फिर उन्होंने और भी कारण दिए। उन्होंने ये बोला था कि जब हुआ ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हारे थे, अगर उसमें एक बात समझने वाली ये है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और बाद में रशिया नहीं कूदा, खासकर अमेरिका, तो जापानी आपका धुन आपकी चाल चमड़ी धुड़ देते आपकी, खासकर ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाले जो है, कि जलियांवाला बाग तो है नहीं कि मालिक ने हुक्म दिया जाके गोली मार दी, मालिक ने कहा मार मार, ये इनकी धुन निकाल देते, मार के आपको सीधा करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ने आके बम फेंके, उनकी एयरफोर्स ने अटैक किया INA वगैरह पे। तो इस आदमी ने अंडमान निकोबार तो जीत ही लिया था, वो उनके आने से पहले था, लेकिन हाँ वो यहाँ भी आ जाते, वो तो अमेरिकी बीच पे आ गए, इनकी तो ये देवर नो मैच। मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा हूँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, देवर नो मैच फॉर द जापानीज। इनकी आज ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने ये कर, तुमने तो कुछ किया नहीं, जो किया अंग्रेजों ने किया था। पहले तो तुम तो उनके ऑर्डर लीज थे, नंबर 1, तुम्हारी चमड़ी धड़ देते जापानी अगर अमेरिकी बीच में ना आते, ठीक है। तो उस आदमी ने कि बेसिक खुंदकती अमेरिका के साथ कि इनकी वजह से मेरा क्लेश हुआ। ओके। फिर वो गया रशिया के अंदर, रशिया का क्लेश था। फिर उसने अपने बांट के उसने अपने कैलकुलेशन लगाई है, जैसे हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि 20 साल 30 साल बाद क्या करेंगे। जो हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो सोचते हैं 20-30 साल बाद भारत क्या होगा, सिक्योरिटी आपका ना वॉर गेम्स होते हैं। ये आदमी 40-50 साल बाद क्या होगा उसकी बात करता था, ठीक है। तो उसने बहुत बातें की हैं फ्यूचर के बारे में, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के बारे में बातचीत की है, और अरे बहुत कुछ, अभी तो कुछ बात हुई नहीं चाइनीज़ प्रॉब्लम क्या होगी हमारे को, ये वो सब बातें की हैं। तो व्हाट ही वाज थिंकिंग कि आने वाले, उसने ये बोला कि जिस तरीके से और जिस कारणों से यह ट्रांसफर ऑफ पावर भारत के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमारी लीडरशिप ने, अगर ये एज इट इज़ मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो आने वाले टाइम में जो कोल्ड वॉर है वो वर्ल्ड इंडिया की स्वाद में लड़ी जाएगी। तो ये कोल्ड वॉर यहाँ नहीं, वो कहीं और लड़ जाए, लेकिन यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद द रशियन, वो जो उनके जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं जो छुपा के किए जाते हैं,
तो रशिया के जो कोविड ऑपरेशन थे उसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया. तो द फर्स्ट प्लेस दे सेंड हिम वाज टू नॉर्थ कोरिया. Now a Baba sitting in UP is talking about the operations in Korea. Nobody will understand. कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की लड़ाई में क्या हुआ वो सारी बातें बताते थे कि यहाँ मैंने ये उंगली करी, ये किया, वो किया. अब बोला ये मुझे ढूंढ रहे हैं हर जगह. तो ऑब्वियसली आप उनको ढूंढ रहे हैं तो आपके सपने में ख्याल नहीं होगा कि वो बस्ती के अंदर टूटा फूटा मकान है और मकान के पीछे सुभाष चंद्र बोस छुप के बैठा हुआ है जिसने आपको डैमेज किया अलग अलग कंट्रीज में, अगर उनका वर्जन ठीक है तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उन्होंने कहा कि जो मैंने उनको डैमेज किया है दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर कि मेरे को यहाँ ये जीने देंगे नहीं. तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि बकौल गुमनामी बाबा अगर सुभाष चंद्र बोस हैं तो 47 के बाद भी वो एक्टिव थे. उन्होंने ये बोला कि ही वॉज नॉट एक्टिव, वो सुपर एक्टिव. ही वॉज सुपर एक्टिव. एंड उसमें आपको मैं बहुत सी बातें बोलता हूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल जब सोचने की वाली बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कि चाइना की और रशिया की बहुत क्लेश है, ठीक है, बीच में था पहले, अब दोस्त बन गए लेकिन क्लेश था बहुत टाइम तक. और चाइनीज़ को ये खतरा हुआ उनसे और जगह से कि हमारे पे एटॉमिक स्ट्राइक ना हो जाए. तो एटॉमिक स्ट्राइक के लिए आपको बंकर चाहिए. पुराने बंकर एटॉमिक बम से आपको नहीं बचा सकते, लेकिन जब लड़ाई होती है तो आपको गवर्नमेंट की मशीनरी को अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, बंकर जो एटम बम से आपको बचा सके. तो चाइना ने 1970s में एक अंडरग्राउंड बंकर सिटी बनाई बहुत बड़ी बीजिंग में, जिसको आजकल अंडरग्राउंड सिटी कहते हैं. उसका नाम तिश्याचोंग है. आपको विकीपीडिया में एंट्री मिल जाएगी. इसके बारे में हमें कैसे मालूम? क्योंकि वो टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है, चाइनीज़ आर्मी ने बनाई थी जो भी था, क्योंकि साल 2000 के आसपास में चाइनीज़ आर्मी ने उसको खाली कर छोड़ दिया. तो अब उसको पब्लिक अब एज अ टूरिस्ट यू कैन गो सी सर्टन पार्ट्स. चाइना आज के दिन में क्लोज कंट्री है. आज भी आप उनके बारे में आपको नहीं पता कि वो जो भी उसका प्रेसिडेंट है उसको क्या बीमारी है, ठीक है ना. इंटरनेट के एज में आपको पता. मैं आपको लेके जा रहा हूँ यूपी के अंदर बाबा जी के पास में. हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बाबा टू डिस्क्राइब दैट बंकर इन 1970s? एंड देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स. 71 की वॉर से पहले, महीनों पहले से बोलना शुरू कर दिया कि इतिहास में लिखा जाएगा आने वाले टाइम पे कि थोड़े से टाइम के लिए ये एरिया पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश कहते हैं. क्या कर बहुत पहले बोल दिया. इसके रेफरेंस कहाँ है अगर कोई पढ़ना लिखना? इसका रेफरेंस है वो कनंड्रम में रेफरेंस डाल रखे हैं हमने आपकी किताब में. कनंड्रम में सब है, उन्होंने अपने उनके लेटर्स में उनकी किताब में. हाँ मैंने. अब उसमें कई बातें ठीक है, हाँ कई बातें ऐसी कि जो मैं आई कैन नॉट फाइंड एन आंसर, बिकॉज ये हाउ डज अ बाबा नो कि वहाँ बंकर सिटी है? वो तो पब्लिक को नहीं मालूम था ना कि बंकर है वहाँ पे. उसे कैसे मालूम कि रशिया के प्रेसिडेंट ने और इसने क्या बातचीत की और बाद में 30 साल बाद वो डिक्लासिफाई हो रहा है? हाँ. उसे कैसे मालूम कि मैंने ऐसे जब मैं प्लेन से उड़ा था तो मैंने ऐसे ईयर को बोला था कि ये खजाना लेके मेरे पीछे रशिया में आया, मेरे पीछे नहीं आया, ये जाके जापान चला गया, उसने लूट के खा गया पूरा खजाना. ये गुमनामी बाबा के आ रहा है, लेकिन ये अब डिक्लासिफाइड फाइल में निकल के आ रहा है. हाउ डज बाबा नो व्हाट इज इन क्लासिफाइड फाइल्स? बाबा तो पागल होते हैं. आपकी बात से ज्यादा इकबाल चंद मल्होत्रा एक डॉक्यूमेंट्री मेकर है, मैं भी आप जानते हो, वो हमारे पॉडकास्ट में ही थे. तो उन्होंने भी इस खजाने पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो चली है. तो उन्होंने, लेकिन मुझे एक याद है एक शख्स के बारे में बताया था कि उस शख्स से उनकी बात या कुछ तो हुआ था, हमने उस पर थंबनेल भी बनाया था, जिसने कहा था, मतलब खजाने की बात के बारे में बात होते तो निकला कि जब वो प्लेन क्रैश हो रहा था तब सुभाष मेरे घर में थे. तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं उससे याद आया आईएनए के खजाने से. आईएनए के खजाने को लेकर भी बहुत डिस्प्यूट और रहस्य. नहीं उसका रिस्पेक्ट नहीं, वो तो बहुत पहले क्लियर, मैंने वो पहली बुक में क्लियर करता. वो कहता, देखिए बताओ तो उसमें कि कहानी ये थी कि सुभाष बोस पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है. तो उसमें आप पैसे, बैंक था, लोन और तरीके थे और वसूली भी करते थे लोगों, सब कुछ ही था. तो उसमें करते उन्होंने काफ़ी जर्मनी से जो सुभाष बोस जब जर्मनी में थे तो उन्होंने वहाँ पे जो जर्मनी ने उनकी मदद की थी, बहुत मदद करी हमारी, ठीक है. तो उनको उन्होंने पैसा वापस कर दिया. उन्होंने बोलता मैं आपसे ये लोन है आपको वापस किया जाएगा. तो वो लोन वापस कर रहे थे धीरे धीरे करके. उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने उनके जो खजाना जो वर्ड यूज़ करते हैं कि लोगों ने कहते हैं ज्वेलरी निकाल के आपने सोना दिया. तो वो सोना, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात की महिलाओं ने पैसा, हाँ अलग वो था वो. हाँ, तो पूरा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे जो था, हाँ जो था, तो उसमें था. तो उसमें करके वो सब चीज़ें थी. तो अभी मैं गया बैंकॉक, तो उनसे तो कुछ लोग मुझे मिले हैं जो सेठ वो भी अभी सेठ हैं, उनके बाप दादा ने पैसे दिए थे. तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जो रिकॉर्ड पर आया कि सुभाष बोस के पास में 2 संदूकड़ियाँ थी. एक संदूकड़ी थी जिसमें सारा सोच था और उसका वेट नेताजी के वेट के ज़्यादा था. तो अब सुभाष बोस 5 फुट 10 इंच के 9, 9.5, 10 के आदमी, थोड़ा सा हेफ्टी था. तो लगा लो 70, 80, 90 किलो के आसपास तो कम से कम होगा.
तो ये कहानी ये बोली जाती है कि प्लेन क्रैश के टाइम पे वो जिक्र आ रहा है कि वो लोड किया गया प्लेन में, उसके बाद अगले दिन प्लेन क्रैश हुआ, और अकॉर्डिंग टू द जापानीज वो वहाँ पे जो भी, अब चक्कर ये आ रहा है कि ये सारी बातें जो बोल रहे हैं लोग घटना घटने के बाद में बोल रहे हैं. यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस जनरल शेडे से मिले, जहाज उड़ा, अगले दिन जहाज क्रैश कर गया. ठीक है, नेताजी, अब ये किताब हिस्ट्री किताब में लिख दी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 तारीख की शाम को शेडई से मिले. प्रूफ सब कौन कहता है? जापानी कहते हैं. जापानी ने कब बोला? 2 साल बाद. मैं पिछले महीने इंडिया टुडे के ऑफिस में, आज तक के ऑफिस में आया था. इज दैट प्रूफ दैट आई केम हियर? नो. आप बोलोगे आप आए थे तो आपने मुझे की बात की मुझसे, आपसे. मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं पीछे आया था, तो वो प्रूफ नहीं है. बाद में दिखाई दे रहा है कि एविडेंस नहीं है. तो एनी हाउ ये स्टोरी गढ़ेगी कि वो प्लेन क्रैश में थे, प्लेन गिर गया, प्लेन जल गया, जापानियों ने वो जो लोगों ने वो इकट्ठा करके उसमें इसमें डाल करके वो टोक्यो पहुंचा दिया, और जाके टोक्यो में जाके उन्होंने 2 बंदों के हवाले कर दिया. और बाद में भारत सरकार ने टॉप सीक्रेट मिशन में 1951 में उनसे वो जला पुला 11 किलो का सोना ला के ले लिया, वो नेशनल म्यूजियम में दबा के रखा हुआ अंदर सीक्रेट. ठीक है, बाद में उसकी उन्होंने, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं मानते थे कि कुछ गड़बड़ हुई है, कि जिन बंदों ने वो जला हुआ सामान लिया था उनकी चांदी हो गई सडनली, और वो स्कैंडलस आदमी है. मैं आपको एक रेस्टोरेंट का नाम बताऊंगा पॉडकास्ट के बाद, अगर कभी टोक्यो में जाओगे तो वहाँ खाना मत खाना, पाप चढ़ेगा. चोरों का पैसा चोरी का. हाँ, उसमें 4 लोग के नाम आए थे. मूंगा राममूर्ति, उसका भाई कर्नल जॉन फिगिस, ब्रिटिश बड़ा अंग्रेज, बहुत बड़ा सर हो गया बाद में वो, उसको भी चोरी का पैसा मिला है. और S.A. अय्यर का लौंडा आजकल अमेरिका में प्रोफेसर है, पता सेट है वहाँ पे सब कुछ. ठीक है, तो ये इन 4-5 का नाम क्लियरली आ रहा है कि इन लोगों ने, उसका नाम भगवान जी ने भी लिया कि अय्यर को, इसको मैंने इसने धोखा दिया. अच्छा. हाँ, उसका नाम उसने भी लिया, और ये पंडित जी का फॉलोअर बन गया था बाद में. और लड़का इसका शुगातब उसका दोस्त है, हार्वर्ड, वो ये शायद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उसके. ठीक है, तो सारे बड़े साहब लोग हैं. बहुत से लोगों मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बड़े बड़े साहब लोग हैं. और एक बात याद रखना, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, कि आपकी मेरी कोई औकात सोसाइटी में नहीं है. ये साहब लोग इकट्ठे जब मिलते हैं ना क्लबों के अंदर, उनकी अपने पार्टनरशिप होती है. बड़े लोग हैं यार, उनका उठना बैठना उनके साथ में, आपका मेरा उनका उठना बैठना नहीं है. एलीट क्लास है, तो वो एलीट लोग हैं. तो उनका नाम चारों का आ रहा है कि इन लोगों ने पैसा गबन किया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड पर आ रहा है, पंडित जी को लिखा गया, चोरी हुई है, इसका नाम है. ये जानते हुए भी हमने मूर्ति पे कोई एक्शन नहीं लिया. बाद में वो चेन्नई में आके मरा है. ये जानते हुए भी अय्यर साहब को पहली इंक्वायरी नेताजी की डेथ की वो कर रहा है चोर. बाद में प्रधानमंत्री के ऑफिस में उसको नौकरी मिल रही है. अब पंडित जी को मालूम है कि चोर है. इसका मतलब क्या है? सो दिस इज मोटा मोटा स्टोरी कि ऐसे खजाने के अलग अलग कंपोनेंट थे, लेकिन बेसिक खजाना लूट गया. 5-7 लोगों के पास में, 4 लोगों का नाम आ रहा है, मूर्ति ब्रदर्स, अय्यर साहब, और अपने ये कर्नल जॉन फेगिस, सर जॉन फेगिस. फैज साहब की और अय्यर साहब की चांदी हो गई थी. ये है INA का वो खजाना वो उड़ा देंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी आधी की थी जापान में, लेकिन यहाँ के लोगों ने मना कर दी कि पूरी करनी. लोगों को भी आइडिया नहीं है, लेकिन इस पर बड़ा बवाल था. नहीं, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट लगा दिया. मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ रिकॉर्ड के बेस पे कह रहा हूँ. मेरे पास कोई, द रीजन व्हाई आई एम ऑन वेरी स्ट्रांग ऑन दीज पॉइंट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने भी 2-4 लोग के नाम लिए, वो उसमें आधी कहानियाँ गढ़ के बताते हैं अपने मन से. मैं कोई कहानी गढ़ के नहीं बता रहा, मेरे पास सबके रिकॉर्ड पड़े हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फॉरेन के इधर के, उस पर लिखा हुआ है. जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. एक आदमी ने आपको इम्प्रेस करा कि साहब मैं प्रोफेसर हूँ हार्वर्ड का, अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ, अच्छी बाइट देता हूँ, कि साहब वो तो नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में. ठीक है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का, अमेरिकन रक्षा मंत्रालय का रिकॉर्ड है, जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कह रहे हैं कि सुभाष बोस की डेथ का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है. तो आई लीव इट टू योर विजडम कि आपको अमेरिकन गवर्नमेंट की बात माननी है, रिकॉर्ड पर अभी उस 46 की लिखी हुई, या आपको अभी वो जिंदा आदमी जो बाइट दे रहा है उसमें इंटरेस्ट है. उसके जैसे 50 बैठे हैं पत्रकार अमेरिका में, हिस्टोरियन. आपको अच्छा लगता है अंग्रेजी, वो वहाँ तो अंग्रेजी नॉर्मल भाषा है. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत आती है ना कि अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वालों को ज़्यादा माना जाता है. जैसे एक बड़ा अजीबो गरीब सा मैं एग्जाम्पल लोगों को हर जगह देता हूँ, एक साइकोलॉजी टेस्ट का ही होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास में 2 एविडेंस है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं होगी, और मैं वो जनता के सामने रखना चाहता हूँ भारत में. तो पहला एविडेंस ये है कि मैं, मतलब ये मान लीजिए एविडेंस है फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, कि मैं गया था जी पटना में, वहाँ मुझे मिस्टर प्रसाद मिले. अब प्रसाद जी मुझे कहते हैं कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई.
ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मैं कंटैकी शहर में, अमेरिका में, कंटैकी स्टेट में गया, लुईविल शहर में। वहाँ मुझे मिस्टर एंडरसन मिले और एंडरसन ने मुझे बोला कि प्रियंका कुमार बाबू की डेथ नहीं हुई। तो अगर मैं ये दोनों एविडेंस को जनता के सामने रखूँ यहाँ पे, तो किस बात पे लोगों को यकीन होगा? तो जनता बोले कि अंग्रेज ठीक बोल रहा होगा, सफ़ेद चमड़ी है उसकी, वो तो पटना वाले को क्या पता। अब पटना में चाहे वो विद्वान भी क्यों ना हो, वो आदमी, दूसरा आदमी जो बैठ के वहाँ घोड़े बेचता हो, लेकिन उसको अंग्रेज की सफ़ेद चमड़ी विश्वास होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई। तो मुझे भी मजबूरी में आकर के मेरे को बैठ के अंग्रेजी नाम गिनाने पड़ रहे हैं, नहीं तो मुझे अमेरिका में हैंडराइटिंग टेस्ट कराने की रिपोर्ट की मेरे को जरूरत नहीं थी। मेरे पास भारत के रिपोर्ट अवेलेबल है, और मेरे लिए फैज़ाबाद का, यूपी का बंदा, वो जो यहाँ के लोग जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों में, यहाँ के लोगों में, मीडिया में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि जब तक आपके वो फिल्टर नहीं आते, तो आपके फिल्टर क्रिएट कर रहे हैं, बैठ के अंग्रेजी एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं तो अंग्रेजी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं हमारे को। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे थे, झूठ बोलने का मोटिव होना चाहिए। तो ये कहानी क्लियर कट है। और अगर मेरे जैसे 2% के आदमी को इतना मालूम है, आपको लगता है गवर्नमेंट की इतनी बड़ी मशीनरी उसको नहीं पता होगा, जबकि वहाँ टेलीटेल साइन निकल के आ रहे हैं कि आईबी के लोग वहाँ थे गुमनामी बाबा के आसपास, गवर्नमेंट को मालूम था। अब ये गवर्नमेंट के विजडम पे है। मैं ये मानता हूँ कि आसान इशू नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है उनकी रिस्पॉन्स। कम से कम अभी गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे शायद वो समय का इंतजार कर रहे हैं, ठीक टाइम का, और भी काम, अच्छे काम हुए देश में जिसकी पहले उम्मीद नहीं थी। ये मूर्ति लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में होता क्या, देखिए मैं आपको आखिरी लाइन छोड़ देता हूँ। किसी ने मुझे जुमला दिया था करके कि ऐसा होता है, देखिए आर्टिकल 370 को हटाना भाजपा के हम लोग, मतलब वही उसी के लोगों ने मुझे बोला कि वो हमारे 50-60 साल से हमारे उस पर था। अटल जी प्रधानमंत्री बने, हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी टाइम लग गया करते करते। होता क्या है कि आप हथौड़ा मारते हो जब लोहा गर्म होता है, तो हथौड़ा तो आपके पास में होता है, लेकिन लोहा गर्म आपकी वो आप नहीं गर्म करते, सर्कमस्टेंसेस गर्म करते हैं। तो 370 हटाने का कारण ये था कि जब हमको लगा कि पाकिस्तान ने पूरे वेस्ट एशिया में ये बदनामी कर रखी थी, कश्मीरियों को इस्लाम से जोड़ दिया था, कि अगर हम हटाते तो सारा वेस्ट एशिया, जहाँ हमारे लाखों करोड़ लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग, उन पे, और हमारे रिश्ते अच्छे हैं उन कंट्रीज़ के साथ में, तो इसलिए हम नहीं पंगा लेते थे। अभी जब मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो हमारे कम से कम सऊदी अरेबिया से और यूएई से संबंध बहुत अच्छे हो गए। तो जहाँ गवर्नमेंट को ये लग गया एक चीज़ में कि अब प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो उन्होंने हथौड़ा चला दिया। ये बात सुना करके मुझे कोई भी भाई था, उसने बात बोली कि भैया ये तो मुद्दा हमारे पास अभी भी आया है, टाइम लगता है, तो ठंड रख, अभी बैठ के भी ठंड रखी मैंने, और क्या कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट करूँगा आप लोगों के साथ में तब तक। चलिए, रखिए धैर्य। आपको थैंक यू वेरी मच। आप लोग रखे हुए हैं, और आपके वो है धैर्य का है, और आपके हाथ में जो आपने किया है, जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपका बहुत अपना टाइम दिया आपने, मुझे समय दिया इतना बड़ा, और इतना मैंने जितने आप आज तक में मैंने जितनी बाइट दी होंगी वो सारी मिला करके आप उससे ज़्यादा बाइट आपने मुझे दिलवा दिया आज इंडिया टुडे के ऑफिस में। कभी इतना लंबा चौड़ा मेरे बातचीत किसी से नहीं हुई आज तक। और थैंक्स टू यू एंड थैंक यू एंड कि इसकी वजह से बहुत सी लोगों के पास में जाएगा मैसेज, खासकर यंग लोगों के पास में जाएगा। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपने अनुजधर 2-2.5 दशक से इस काम में लगे हैं। आपका विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पॉडकास्ट को आप चाहे ध्यान से सुने ना सुने, लेकिन किताब ढूंढ कर ज़रूर पढ़िए। किताब के अंदर इससे भी ज़्यादा बारीकी में अनुज ने बहुत कुछ लिखा है, और अगर आपका वाकई इंटरेस्ट है और आप सच में जिज्ञासु हैं, तो फिर किताबों से ज़्यादा उपयोगी कुछ हो नहीं सकता। ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये इतना ही लंबा होना चाहिए था, और मे भी इससे भी लंबा हो सकता था। आपके पास तो बहुत कुछ था कहने को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने धैर्य से सुना, इतने इत्मीनान से सुना। कमेंट बॉक्स खुला है। आई होप इतना सुनने के बाद मन में कुछ आ रहा होगा तो वहाँ लिख डालिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंतज़ार कीजिए अगले गुरुवार का।